हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स के जो आपके प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा किस तरह से आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और किस तरह से आंसर लिखना होता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले हमारा, जो क्लास 12th एसपीएनयू ग्रुप नाम से है। पीडीएफ आपको यहाँ प्रोवाइड करा देंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कंपार्टमेंट का जो आपका पेपर आया था 2025 का, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये आपके इंस्ट्रक्शन है। टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है आपका। एक समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है भारतीय आर्थिक विकास। 34 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, 4 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो 3 अंक के होते हैं, 60 से 80 शब्दों में लिखने होते हैं, 6 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं दूसरे टाइप के जो 4 अंकों के होते हैं, इन्हें आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, और 4 जो होते हैं आपके दीर्घ प्रश्न होते हैं जो 6 अंकों के होते हैं, और इन प्रश्नों को आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के खंड का को करेंगे। तो मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में स्वायत्त निवेश उपस्थित है जो कि आय के स्तर से स्वतंत्र है, तो रेखांकित रूप से स्वायत्त निवेश वक्र बनाइए। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो स्वायत्त निवेश है भाई, आय कुछ भी हो, निवेश उतना होगा ही होगा। तो स्वायत्त निवेश का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो वो आपको हमेशा ऐसा बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो यानी कि जो आप देखेंगे, जो आपका स्वायत्त निवेश होता है वो हमेशा एक्स एक्स के आपको समांतर दिखाई देता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, एक्स एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में यदि 20% का नगद आरक्षित अनुपात है, मान लीजिए एलआरआर जो है वो कितना दे रखा है, 20%। ठीक है, यानी 0.2। प्राथमिक जमा 1000 है, तो बैंकों द्वारा बनाए गए कुल व्युत्पन्न जमा, ठीक है ना, तो अगर बैंक की जो प्राथमिक जमा थी वो 1000 रुपए थी, तो बताइए बैंक ने कितना पैसा बनाया। ठीक है, तो आप सबसे पहले 1 अपॉन में एल कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/0.2। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, यानी 5 गुना बनेगा। ठीक है, तो प्राथमिक जमा कितनी थी, 1000 थी, और 5 गुना अगर पैसा बढ़ा है तो कितना हो गया आपका, 5000। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, 5000 में से जो प्राथमिक जमा थी उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4000। ठीक है, तो इतना पैसा आप देखेंगे जो बैंक ने व्युत्पन्न किया, क्रिएट किया, साख का निर्माण किया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। तो कथन एक है, वास्तविक राष्ट्रीय आय सदैव मौद्रिक राष्ट्रीय आय से कम होती है। तो ये तो कथन गलत है। वास्तविक राष्ट्रीय आय उन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है जिसका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के समान निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में किया जाता है और जिसका मापन जो है आधार वर्ष मूल्यों पर किया जाता है। ठीक है, तो ये कथन जो है सही है। ठीक है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं बी वाला सही होगा, कथन ए असत्य है और कथन दो जो आपका वो सत्य है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, किन्स के आर्थिक विश्लेषण में अल्पकाल में संतुलन आय के निर्धारण को सामान्यतः डैश के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो किन किन चीजों में किया जाता है, तो देखिए, प्रत्याशित पूर्व नियोजित समग्र मांग प्रत्याशित पूर्व नियोजित समग्र आपूर्ति के बराबर होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये कहा था किन्स ने। ठीक है, सेकंड, उपभोग कंजप्शन और निवेश को अगर आप प्लस कर दें तो क्या वो बचत बनेगी। ठीक है ना, उपभोग और निवेश को अगर आप प्लस कर देंगे तो वो बचत नहीं बनती। ठीक है ना, गलत हो जाएगा। तीसरा, उपभोग निवेश को अगर आप प्लस कर दें, ठीक है ना, उपभोग और निवेश को प्लस कर दें तो वो इनकम के बराबर हो जाती है, राष्ट्रीय आय के बराबर हो जाती है। ये सही है। ठीक है, तो यानी ये तीसरा सही है। प्रत्याशित पूर्व नियोजित बचत इक्वल टू प्रत्याशित पूर्व नियोजित निवेश, ये बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है सही है। ठीक है, इसका मतलब पहला सही है आपका, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 8 लेन के दिल्ली मुंबई तीव्रगामी पथ एक्सप्रेस निर्माण पर किए गए व्यय को सरकार के डैश व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि इससे परिसंपत्तियों के मूल्य में डैश हो सकती है। तो रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है और आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि व्यय क्या बनाया जा रहा है, दिल्ली मुंबई तीव्र पथ एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, इसका निर्माण किया जा रहा है। तो इस पे जो व्यय किया जाता है सरकार के द्वारा वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है पूंजीगत व्यय। ठीक है, क्योंकि जो पथ बनाया जाता है बाद में उसमें क्या होता है, वसूली भी तो की जाती है उस पर। ठीक है ना, टोल टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो ये सरकार के लिए क्या होगा, ये पूंजीगत व्यय होगा क्योंकि बाद में इससे पूंजी प्राप्त होगी। ठीक है, और इससे परिसंपत्तियों के मूल्य में क्या होगा, तो इससे
परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इनके आंसर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि औसत बचत प्रवृत्ति जो एपीएस का मूल्य इकाई से अधिक भी हो सकता है, यानी औसत बचत प्रवृत्ति की अगर हम बात करते हैं तो क्या एपीएस का मूल्य इकाई से अधिक हो सकता है। ठीक है, सेकंड कह रहा है, एक सम स्तर बिंदु वह स्तर है जिस पर उपभोग का स्तर आय के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए औसत बचत प्रवृत्ति का मूल्य इकाई से अधिक कभी नहीं हो सकता। ठीक है, बचत जो है कभी भी आपकी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और सम स्तर बिंदु पर जिस पर उपभोग का स्तर आय के बराबर हो सकता है, बिल्कुल कंजप्शन आपकी इनकम के बराबर बिल्कुल हो सकती है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं इसका आंसर बी हो जाएगा आपका, कथन ए जो है आपका असत्य है और कथन टू जो है आपका सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचान कीजिए कि किसी अर्थव्यवस्था के राजस्व घाटे का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित में से किस पर जो आप कह रहे हैं विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी जब राजस्व घाटे का अनुमान किया जाएगा तो इनमें से चार चीज दी गई हैं, किस पर विचार नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए वस्तु एवं सेवा जीएसटी का संकलन शामिल किया जाएगा, जुर्माने और दंड को भी शामिल किया जाता है, ब्याज भुगतान को भी शामिल किया जाता है, भूमि एवं भवनों के अधिग्रहण पर जो व्यय इसको नहीं शामिल किया जाता। ठीक है, तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं इसका जो आंसर हो जाएगा, ये तीनों तो सीख रहे हैं तो ये वाला गलत था ना, तो इसका मतलब ये जो है इसको शामिल नहीं किया था, तो ये आंसर जो आपका सही हो जाएगा, तो डी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प रोजगार संतुलन के संदर्भ में असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। ठीक है ना, कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, तो देखिए संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग होना, ठीक है, तो ये अल्प रोजगार संतुलन के संदर्भ में असत्य नहीं, ये तो चीजें सही है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रति उत्पादन क्षमता का विद्यमान होना, तो ये जो है आपका अगर आप देखेंगे ये गलत है। ठीक है, पूर्ण रोजगार स्तर नीचे समग्र आपूर्ति का समग्र मांग का बराबर होना, ये भी गलत हो जाएगा आपका। संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम उपयोग ना होना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ए जो है आंसर बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा बजट जिसमें सरकार का कुल नियोजित व्यय कुल नियोजित आय के जब बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बजट। ठीक है ना, जितना गवर्नमेंट ने पैसा कमाया उतना गवर्नमेंट ने खर्च किया, तो वो क्या होता है, संतुलित बजट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचान कीजिए किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा आपूर्ति की सही विशेषताएं। ठीक है ना, कौन सी सही विशेषता नहीं है इन चारों में से, तो आप देखेंगे यह स्टॉक अवधारणा है। ठीक है, तो आपकी जो मुद्रा आपूर्ति होती है वो क्या होती है, स्टॉक अवधारणा होती है। हाँ बिल्कुल होती है। ठीक है, इसमें बैंकों व सरकार के पास रखी हुई मुद्रा शामिल की जाती है, नहीं की जाती, यह एक प्रभाव धारणा है, गलत है। इसमें गृहस्थों व फर्मों द्वारा रखी गई मुद्रा शामिल होती है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ये वाला और ये वाला सही था, तो आंसर जो विकल्प है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर आपको राष्ट्रीय आय निकालनी है। ठीक है, तो इसमें आपको दे रखा है निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, तो आपको व्यय दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें क्या लगेगी आपकी, इसमें आपकी लगेगी व्यय विधि। ठीक है, तो व्यय विधि से आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय निकालनी है। तो देखिए राष्ट्रीय आय जब हम निकालते हैं व्यय विधि से तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है भाई, जीडीपी में से मूल्यह्रास माइनस करना पड़ता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, अगर विदेशों से प्राप्त आई है तो प्लस होगी, और विदेशों को आपने दी है बाहर पैसा भेजा है तो वो माइनस हो जाता है, और उसके बाद जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है वो क्या होता है आपका, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यानी सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी जीडीपी मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जीडीपी मार्केट प्राइस कैसे बनती है, तो इसमें आपको निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस करना पड़ता है। ठीक है, यानी इसे हम कहते हैं PFCE, ये प्लस होता है, और उसके बाद सरकारी जो अंतिम उपभोग व्यय होता है वो भी आपको प्लस करना पड़ता है, GFCE। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है भाई, जो आपका सकल घरेलू घरेलू जो पूंजी निर्माण होता है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं GDCF। ठीक है, इसको क्या करना पड़ता है, हमें प्लस करना पड़ता है। ठीक है, तो GDCF प्लस होता है आपका, तो जीडीसीएफ देखेंगे आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दे रखा है, यहाँ पर आपको स्थिर पूंजी दे रखा है। ठीक है, तो स्थिर पूंजी में आप क्या करेंगे, जब शॉर्ट जो आपका स्टॉक में शुद्ध परिवर्तन होता है इसको प्लस कर देंगे तो आपका क्या बन जाता है, जीडीसीएफ बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका आता है शुद्ध शुद्ध आपका जो आता है निर्यात, जो आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये चीज लिखनी है। तो पीएफसी कितना दे रखा है आप देखेंगे 1000 दे रखा है। ठीक है, और गवर्नमेंट वाला कितना दे रखा है आपको, आप देखेंगे 2000 दे रखा है। ठीक है, और जीडीसीएफ आप देखेंगे इन दोनों को अगर हम मिला लें तो कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये दोनों अगर हम मिलाते हैं ये आपका 50 है,
स्टॉक में शुद्ध वृद्धि, और ये जो है आपका 1000 दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, यानी 1000 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। और शुद्ध निर्यात देखते हैं कितना है आपका, तो शुद्ध निर्यात आप देखेंगे 100 है, ठीक है। तो इसको भी क्या कर लेंगे आप, प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इनको प्लस करते हैं, तो 1000 टू 3000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, और उसके बाद 4000 ये 150 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4150, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, जीडीपी मार्केट प्राइस। अब आपको निकालना क्या था, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो आप ग्रोथ से नेट में जाएंगे, तो पहले आप लिख लें 1, ये आपका जो जीडीपी था इसमें से आप माइनस करेंगे। तो आप जब ग्रोथ से नेट में जाते हैं तो आपका क्या होता है, माइनस। तो माइनस होता है आपका डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास माइनस होता है, और स्थिर पूंजी का उपयोग जो होता है वो क्या होता है, वो आपका मूल्यह्रास होता है, ठीक है। तो ये आपका माइनस होगा, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, तो इसमें आप देखेंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो हमारी कितनी है, यानी जो विदेशों से हमें क्या हुई है, शुद्ध प्राप्त आय हुई है, ठीक है ना। तो विदेशों से जो हमारी प्राप्त आय होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम करेंगे प्लस, तो कितना हो गया 20, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे इसके अंदर और क्या करना है हमें, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना है आपका 200, तो इसको क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अगर इनको आप करते हैं 4150 माइनस 100 करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 20 तो माइनस करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 3870, ठीक है। तो ये आपका जो होगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन आपका है, कर की परिभाषा दीजिए, दिए गए चित्र के आधार पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष की दो मदों की पहचान व वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो इसमें कौन सी जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर रहे हैं वो हमको बताना है। तो देखिए, कर क्या होते हैं, कर सरकार द्वारा गृहस्थों और फर्मों पर आरोपित किया गया एक अनिवार्य एक तरफा भुगतान होता है, ठीक है। यानी आप चाहे एक कंपनी हो चाहे आप एक व्यक्ति हो, अगर आपकी इनकम जाता है तो एक पार्ट आपको उस कमाई का सरकार को देना पड़ता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कर कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर अगर आप देखेंगे, निगम कर होते हैं, व्यक्तिगत आयकर होते हैं, ठीक है ना, यानी निगम कर गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, और या आपकी जो आय होती है उस पर आपको जो कर देना पड़ता है वो प्रत्यक्ष कर होता है, यानी डायरेक्ट गवर्नमेंट आपसे ले लेती है। अप्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट नहीं लेती, इनडायरेक्टली लेती है, जैसे वस्तु और सेवाओं पर लगा देती है, सीमा शुल्क पर लगा के लिया जाता है, या जो उत्पादन शुल्क होता है इसके माध्यम से गवर्नमेंट जो है लेती है, तो इन्हें क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार अपनी बजटीय नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने या कम करने में हस्तक्षेप कर सकती है। तो दिए गए कथन के आलोक में एक बजटीय उद्देश्य पर संक्षेप में चर्चा कीजिए जिन्हें सरकार प्राप्त करना चाहती है। तो देखिए, गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो वो देखती है भाई देश की अर्थव्यवस्था जो है वो हमेशा स्थिर रहे, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था में कोई समस्या ना आ जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट हमेशा देखती है कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति है, ठीक है, तो जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तब सरकार क्या करती है, करों में वृद्धि और सरकारी व्यय में कमी करके समग्र मांग को कम कर देती है। तो भाई अगर गवर्नमेंट करों में वृद्धि कर देगी तो जो मांग, क्योंकि सामान महंगा हो जाएगा और ज्यादा, ठीक है, तो लोग क्या होंगे, सामान को लेना कम कर देंगे, ठीक है। या सरकारी व्यय अगर गवर्नमेंट घटा देती है तो उससे क्या होगा भाई, कि जो सामान होगा, ठीक है ना, वो लोग कम खरीदेंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप देखेंगे जो मांग है उसमें कमी आ जाती है। तो इससे अगर मुद्रास्फीति है, ठीक है, ज्यादा मांग है तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, बजट में नीति बना के इसे कंट्रोल करने का काम करती है। सेम ऐसे इसके विपरीत अगर अस्फीति हो जाती है, यानी सरकार करों में कमी करेगी और सरकारी व्यय को बढ़ा देगी, ठीक है। अगर मंदी का दौर होता है भाई, लोगों को काम धंधे नहीं मिल रहे होते हैं, या जो सामान मार्केट में होता है वो बिक नहीं रहा होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, करों में कमी करती है, जैसे सामान सस्ता हो जाता है, या सरकारी व्यय बढ़ा देती है जिससे सामान जो मार्केट में नहीं बिक रहा हो तो बिकने लगता है। तो इससे क्या करती है गवर्नमेंट, चाहे मुद्रास्फीति हो चाहे अस्फीति हो, दोनों को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। तो इस प्रकार सरकार अपनी बजट नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मांग को नियंत्रित कर कीमतों के उतार चढ़ाव को स्थिर करने का प्रयास करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन किस प्रकार गृहस्थों और फर्मों के ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त करता है, ठीक है। देखिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है, कि मान लीजिए आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास अगर 1 लाख की सिक्योरिटी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको बैंक आपको 1 लाख का लोन नहीं देता, ठीक है, बल्कि वो क्या करेगा, उस 1 लाख पे मार्जिन रखेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर 1 लाख का आप सिक्योरिटी जमा करा रहे हैं, तो वो क्या करेगा भाई, 80,000 की सिक्योरिटी, 80,000 का ही लोन आपको देगा, 20,000 जो मान लीजिए वो मार्जिन में रख लेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है भाई, इसी मार्जिन को कम या ज्यादा करके मार्केट में पैसे का फ्लो किया जाता है। अगर गवर्नमेंट क्या कर दे, सॉरी बैंक क्या कह दे कि भाई हम क्या करेंगे, चलो 80 नहीं 90,000 देते हैं, तो मार्जिन कम हो गया तो मार्केट में 10,000 अब ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। या मार्जिन को क्या कर दे, और ज्यादा
बढ़ा दे यानी 70 कर दे तो आप देखेंगे क्या होगा, मार्केट से 20,000 रुपये और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है भाई कि फर्मों के लिए और जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए मार्जिन को कम ज्यादा करके मार्केट में पैसे का फ्लो करती है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं मार्जिन आवश्यकता के आज से ऋण की राशि और ऋण द्वारा दी गई प्रतिभूति के मूल्य के बीच का अंतर होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यदि मार्जिन आवश्यकता बढ़ा दी जाती है तो प्रतिभूति के बदले ऋण की उपलब्धता राशि कम हो जाती है, जिसमें गृहस्थों और फर्मों के लिए ऋण प्राप्त करना कठिन हो जाता है, क्योंकि भाई अगर उन्हें 90,000 चाहिए और आप 70,000 दे रहे हैं तो उनको ऋण लेना कठिन हो जाएगा। इसके विपरीत यदि मार्जिन आवश्यकता कम कर दी जाती है तो दी गई प्रतिभूति के बदले उन्हें अच्छी खासी राशि मिल जाएगी। ठीक है, अगर 90 कर दी गई तो भाई उनको चाहिए था 80, और अगर उनको 90 मिल रहा है तो वो और ज्यादा उनके लिए फायदेमंद होता है, मार्केट में और ज्यादा पैसा आता है। ठीक है, तो इस प्रकार मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन अर्थव्यवस्था में ऋण की उपलब्धता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो मार्जिन आवश्यकताओं को कम ज्यादा करके जो ऋण की उपलब्धता होती है उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है बैंकों के द्वारा। ठीक है, तो ये नीति कौन बनाता है, नीति आरबीआई बनाती है। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में सरकार 1,000 करोड़ का क्या कर रही है भाई, अतिरिक्त निवेश कर रही है। ठीक है, तो क्या करा है गवर्नमेंट ने, अतिरिक्त निवेश किया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी करी है भाई, 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे अतिरिक्त आय जो है 80% उपभोग पर व्यय किया जा रहा है। ठीक है, तो 80% जो है उपभोग पर व्यय कर रहे हैं, 80%। ठीक है, यानी कि 0.8% जो किस पे 0.8% जो है वो ये आपका आ जाएगा जो अगर हम इसको प्रतिशत को पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो यानी एमपीसी की बात करते हैं तो एमपीसी कितना आ जाएगा आपका, 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, निवेश गुणांक निकालना है। ठीक है, तो आपको निकालना है, निवेश गुणांक का मल्टीप्लायर निकालना है। तो निवेश गुणांक क्या होता है आपका, 1 अपॉन में माइनस करते हैं एमपीसी। ठीक है, यही होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन में 1 - 0.8 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यानी इक्वल टू 1 अपॉन में 0.2 हो जाएगा। इसको इससे अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 5। तो कितना हो गया भाई आपका, 5 गुना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो अब क्या निकालना था, तो ये क्या है आपका, ये आया है आपका मल्टीप्लायर, यानी 5 गुना आप देखेंगे बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब 5 गुना आय में क्या परिवर्तन आया इससे। ठीक है, 5 गुना अगर परिवर्तन हुआ है तो आय में कितना परिवर्तन आएगा आपका, तो आय में जो आपका परिवर्तन आएगा उसको आप क्या करेंगे, जो आपका मल्टीप्लायर था इनटू कर देंगे जो आपने इन्वेस्टमेंट में चेंजेस लेकर आए थे। ठीक है, तो 5 गुना आपका मल्टीप्लायर था और कितना आपने बढ़ाया था, 1,000 आपने बढ़ाया था। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा, 5,000। तो अतिरिक्त आय कितनी हो गई आपकी, 5,000 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको एक आकृति दिख रही होगी। ठीक है, इसमें ए बी और सी डी वक्र पहचानना है हमें। ठीक है ना, ए बी और सी डी वक्र क्या है ये बताना है। ए बी वक्र के बिंदु ए वाई अवरोधक है और आरंभ होने के कारण संक्षेप में इसकी चर्चा भी करनी है, बताना भाई क्यों अवरोधन है ये, और ओ वाई के स्तर की महत्ता को भी हमें समझाना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो जो आपका ए बी है और जो सी डी है, तो ए बी का उपभोग वक्र है। तो ए बी आप कहेंगे उपभोग वक्र है, क्योंकि जो उपभोग होता है वो कभी भी जीरो से शुरू नहीं होता, आपकी इनकम हो ना हो लेकिन आपको हमेशा उपभोग करना पड़ता है, तो ये आपका उपभोग वक्र होगा। सी डी जो है आपका बचत वक्र है, क्यों, क्योंकि जब भाई आपके पास इनकम नहीं होती तो आप खर्चा कहाँ से करते हैं, ठीक है, सेविंग से करते हैं, तो ये आपका सेविंग कर्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी वक्र के बिंदु ए वाई अवरोधन के आरंभ होने के कारणों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो देखिए ए बी वक्र की जब बात कर रहे हैं हम, ए बी, ठीक है, तो ए बी वक्र ए वाई से वाई अक्ष पर शुरू होता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं वाई अक्ष पर शुरू हो रहा है, क्योंकि शून्य आय पर भी स्वैत उपभोग होता है, अर्थात व्यक्ति आय ना होने की अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ उपयोग करता ही है। ठीक है, यानी अगर देखिए भाई इनकम तो आपकी यहां से शुरू होती है। ठीक है, तो ये आपका इनकम कर्व है। ठीक है, अब देखिए जब आपके पास इनकम नहीं थी, ठीक है, तो जब इनकम नहीं थी तो आपने कहां से खर्चा किया, यहां से खर्चा किया। ठीक है, जो सेविंग होती है यहां से आपने खर्चा किया था। ठीक है, ए बी वक्र का ढाल धनात्मक जो दर्शाता है कि आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है, परंतु उपभोग की वृद्धि आय की वृद्धि से कम होती है। तो आप देख ही रहे होंगे भाई कि ये जो है आपका कंजप्शन है, उपभोग बढ़ रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं आय बढ़ रहा है। तो देखिए उपभोग जो होता है वो कम बढ़ता है, आय जो होती है आपकी ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, यानी ज्यादा इनकम होने पर भी आप उतना उपभोग नहीं करते, तो ये दर्शाता है। ठीक है, सीडी वक्र बचत को दर्शाता है, तो सीडी आपका पता भाई बचत वक्र है। आय कम होने पर बचत ऋणात्मक हो सकती है और आय बढ़ने पर बचत बढ़ने लगती है। ठीक है, यानी जब आपकी बचत नहीं थी, देखिए जब इनकम जो होती है आपकी कंजप्शन के बराबर होती है तो उस समय आप देखेंगे जो आपकी सेविंग होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप देखते हैं आपकी कंजप्शन ज्यादा होने लगती है, और सॉरी इनकम ज्यादा होने लगती है कंजप्शन से, तो उस समय आप देखेंगे आपकी जो सेविंग होती है वो भी क्या होती है, वो बढ़ने लग जाती है। ठीक है,
ओ वाई स्तर की महत्ता को समझाइए, तो ओ वाई आपको क्या दिखाता है, तो ओ वाई जो है, ओ वाई वह स्तर है, ठीक है, जहां उपभोग व्यय आय के बराबर होता है, इस बिंदु पर बचत शून्य हो जाती है, जिसे संतुलन आय कहा जाता है, ठीक है। तो यही जो है हमने देखा था ना कि जब इनकम जो होती है आपकी कंजप्शन के बराबर हो जाती है, तो आप देखते हैं सेविंग जो होती है आपकी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये संतुलन बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था है, ठीक है, और काल्पनिक अर्थव्यवस्था में आरक्षित अनुपात जो दे रखा है, जो आपका मान लीजिए एल आर आर है, वो 10% से 20% में परिवर्तन हो जाता है। तो प्राथमिक जमा का मूल्य अगर 1,000 करोड़ था, तो बताइए 10 से 20 परिवर्तन होने पर साख निर्माण की राशि में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर हम जो प्राथमिक जमा थी हमारी, ठीक है, प्राथमिक जमा की बात कर रहे हैं, अगर प्राथमिक जमा जो थी हमारी वो कितनी है, 1000 है, ठीक है। और जो हमारा एल आर आर है, ठीक है, जो रिजर्व जो लीगल रिजर्व रेशो है, वो कितना था भाई, अगर 10% था, ठीक है। तो अगर 10% था, तो आप देखेंगे मुद्रा कितना गुणांक करेगा, वो मुद्रा कितना ज्यादा बढ़ेगी। तो मुद्रा गुणांक अगर आप निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 में आपका एल आर आर होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 में आपका हो जाएगा 0.1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक जमा कितनी थी आपकी, 1,000 रुपए, ठीक है, 1,000, ठीक है। और गुणांक कितना आया आपका 10, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000 करोड़ जो होगा, वो अगर आपका जो 10% था, ठीक है, 10% में आपको देखेंगे गुणांक कितना हुआ था, जो आपकी मुद्रा का सृजन हुआ था वो 10,000 हुआ था, ठीक है। और वहीं आपने क्या कहा भाई दूसरी कंडीशन में, कि अगर आपका एल आर आर, ठीक है, वो कितना कर दिया गया है, वो 20% कर दिया गया है। तो जब वो 20% होता है यानी 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इससे कैलकुलेट करते हैं 0.2 से, तो कितना हो जाएगा आपका, ये डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5, ठीक है ना, 5 गुना होगा। तो प्रारंभिक कितना था, तो प्रारंभिक अगर आपका 1,000 रुपये आपने जमा किया था और 5 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब कितना होगा ये आपका, ठीक है, 5,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आरक्षित अनुपात 20% हो जाएगा, तो आपका जो गुणांक होगा, जो साख सृजन होगा, वो 5,000 होगा, ठीक है। और वहीं अगर आप देखेंगे 10% था तो कितना हुआ, 10,000 हुआ, और वहीं 20% कर दिया तो कितना हुआ, 5,000 हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को गद्य को आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिए, इसको पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर दे रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अवस्थिति का अर्थ और इसका महत्व बताइए, ठीक है। तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद की जब बात करते हैं, तो अवस्थिति एक मूल्य सूचकांक है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था में मूल्यों में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। नाम मात्र की जीडीपी वास्तविक जीडीपी के अनुपात से प्राप्त होती है और अर्थव्यवस्था में समग्र मूल्य स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। कि भाई हमारी जीडीपी में जो परिवर्तन आया है, ठीक है ना, वो कितना परिवर्तन आया है, उस चीज को नापते हैं, उस सूचकांक को जब हम नापते हैं कि भाई उत्पादन की वजह से आया है कि प्राइस बढ़ने की वजह से आया है, ठीक है। तो जब उसका हम मूल्यांकन करते हैं, तब उसे कहते हैं अवस्थिति एक मूल्य सूचकांक, यानी मूल्य को बताता है कि भाई जो हमारी जीडीपी में जो परिवर्तन आ रहा है, वो मूल्य के बढ़ने की वजह से आ रहा है या उत्पादन के बढ़ने की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अवस्थिति क्या होता है, अवस्फीति क्या होता है, एक क्या होता है, सूचकांक होता है जो हमें बताता है कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है वास्तविक में या नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका महत्व क्या है, यह अस्फीति या स्फीति की दर की मापने में सहायता करता है कि भाई वास्तव में हमारे यहाँ कहीं ये तो नहीं कि हमने प्राइस बढ़ा दिया इसलिए हमें क्या है हमारी जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या इसमें हम ये भी समझ ले सकते हैं कि भाई मंदी का दौर चल रहा है, ठीक है। इसे नाममात्र जीडीपी को वास्तविक जीडीपी में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, नाममात्र जीडीपी से वास्तविक जीडीपी में परिवर्तित कर सकते हैं। ये अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादन वृद्धि का सही आकलन करने में मदद करता है। तो ये वास्तव में बताता है भाई कि हमारे जीडीपी जो बढ़ी है, वो किस उत्पादन की वजह से बढ़ी है या केवल मूल्य के बढ़ने से बढ़ी है, तो ये हमें पता लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार से व्याख्या कीजिए कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद कैसे भिन्न होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम वास्तविक जीडीपी की बात करते हैं, तो आधार वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है, ठीक है। कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई भी एक देश की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, मान लीजिए कि अगर हम बात कर लेते हैं 2025 और 26 की अर्थव्यवस्था की, ठीक है। तो 2025 में मान लीजिए किसी चीज का प्राइस जो था वो कितना था, 10 रुपए था, और जो क्वांटिटी की उत्पादन होता था वो 20 होता था, ठीक है। तो अगर हम जीडीपी के अब यहाँ पर बात लेंगे तो हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी, तो मान लीजिए 10 को अगर 20 से डिवाइड करते कितना जाएगा, 200 करोड़ की मान लीजिए हो गई, ठीक है। लेकिन वहीं हम क्या देखते हैं कि 2025 की बात कर रही है, ठीक है। अब हम 2026 में देखते हैं, तो 2026 में क्या हुआ भाई, प्राइस जो है
वो क्या है, वो 20 रुपए हो गया है, और जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं अभी भी 20 है, ठीक है। तो अब देखिए जीडीपी कितनी दिखाई दे रही है आपको, 400 दिखाई दे रही है। तो क्या वास्तव में हमारी जीडीपी बढ़ी है? नहीं, जीडीपी नहीं बढ़ी है, बल्कि ये प्राइस बढ़ने की वजह से हमारी जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने, आप देखेंगे यहाँ पर आधार वर्ष लिया, ठीक है ना। अगर हम प्राइस यहीं पे ले लें किसका, आधार वर्ष का, ठीक है ना। अगर हम ले लें भाई किसका, 10 ले लेते हैं आधार वर्ष, अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई 20 से, तो कितना हो जाएगा हमारा, 200 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आप क्या देख रहे हैं कि भाई आपकी जीडीपी नहीं बढ़ी है, बल्कि आपके प्राइस बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम जीडीपी निकालते हैं तो हमेशा आधार वर्ष पे लेते हैं, तभी हमें वास्तविक वास्तविक जो जीडीपी होती है वो दिखाई देती है, ठीक है। तो इसलिए वास्तविक जीडीपी के लिए हमेशा आधार वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है। मौद्रिक जीडीपी जो होती है वो चालू कीमतों पर नापा जाता है। जैसे हमने जिस साल का प्राइस था उसी साल के प्राइस पे ले लिया, तो हम क्या कह रहे थे उसे मौद्रिक जीडीपी की, भाई 400 करोड़ हमारी अर्थव्यवस्था हो गई, लेकिन वो तो गलत था, क्योंकि हमने बढ़े हुए प्राइस को लिया था, ठीक है ना, चालू वर्ष के प्राइस को लिया था, ठीक है। मूल्य का आधार क्या होता है, स्थिर कीमतें होती हैं, और ये वर्तमान कीमतों पे लिया जाता है। मूल्य परिवर्तन प्रभाव शामिल होता है, तो भाई मूल्य परिवर्तन की वजह से आपको पता लग जाता है कि भाई मूल्य परिवर्तन की वजह से जीडीपी बढ़ रही थी, आप उसको दोबारा से बेस में लेकर आएंगे तो आप उसको सही निकाल पाएंगे। मूल्य परिवर्तन का प्रभाव शामिल होता है, तो इसमें तो देखेंगे क्योंकि आपने मूल्य हटा दिया था, आधार वर्ष लिया था, तो मूल्य का प्रभाव दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आपने करंट का लिया तो आपको प्रभाव दिखाई दे रहा था ना, कि भाई 400 करोड़ आप देख रहे थे, आपकी जीडीपी बढ़ गई थी, जबकि वास्तव में 200 करोड़ थी। तो वास्तविक आर्थिक वृद्धि मापने के लिए और अर्थव्यवस्था के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाने के लिए यूज होता है। ये वास्तविक दिखाता है, और ये केवल क्या दिखाता है भाई, मौद्रिक मूल्य को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मुद्रा की मूल्य वृद्धि के किसी राष्ट्र के आयात पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए, अपने स्पष्टीकरण का समर्थन देने के लिए एक उदाहरण प्रदान कीजिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें, भुगतान संतुलन के अंतर्गत चालू खाते के किन्हीं दो अवयवों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला देखते हैं, घरेलू मुद्रा में मूल्य वृद्धि का अर्थ है विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है। यानी हमारे, मान लीजिए पहले हमारा जो 1 रुपए था, अब वो कितने का था भाई, 90 डॉलर का था, और अब 1 रुपए हमारा कितने का हो जाए भाई, 80 डॉलर का हो जाए। तो इसका मतलब क्या करेंगे कि हमारी जो घरेलू मुद्रा है उसका मूल्य क्या है, बढ़ गया, ठीक है। तो वही बात है, मान लीजिए विनिमय पहले क्या था, 90 की थी, और उसके बाद 80 का हो जाए, तो इसका अर्थ है कि अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का मूल्य बढ़ गया है, ठीक है। परिणाम, विदेशी वस्तुएं खरीदने के लिए सस्ती हो जाएंगी, ठीक है। तो भाई अब क्या होगा, क्योंकि हमारी वैल्यू बढ़ी है, तो हम जो विदेशी वस्तुएं हैं पहले जो कम खरीद पा रहे थे वो ज्यादा खरीद पाएंगे। समान मात्रा की विदेशी वस्तु खरीदने के लिए कम रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई सामान मंगाने के लिए खर्चा कम करना पड़ेगा, इससे आयात बढ़ने की संभावना होती है। तो इससे क्या होगा भाई, आयात ज्यादा करेंगे हम, क्योंकि हमें सामान सस्ता मिल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भुगतान संतुलन के अंतर्गत चालू खाते के किन्हीं दो अवयवों की व्याख्या करनी थी। तो भुगतान संतुलन के अंतर्गत चालू खाते के दो अवयव होते हैं। सबसे पहले वस्तुओं का व्यापार, इसमें वस्तुओं के निर्यात आयात शामिल होते हैं। वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त राशि को चालू खाते में क्रेडिट के पक्ष में रखा जाता है, और आयात पर किए गए भुगतान को डेबिट पक्ष में रखा जाता है, ठीक है। सेवाओं का व्यापार, इसमें परिवहन, बीमा, बैंकिंग, पर्यटन, आईटी सेवाएं आदि शामिल होती हैं। सेवाओं के निर्यात से आय को क्रेडिट पक्ष में, सेवाओं के आयात पर किए गए भुगतान को डेबिट पक्ष में दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार चालू खाता किसी देश के वस्तु और सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय लेन देन को दर्शाता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, अन्य कारक समान रहने पर विदेशी मुद्रा की कीमत में वृद्धि से विदेशी मुद्रा की मांग में कमी आती है, क्यों? तो क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर पर वैध कारणों सहित समर्थन दीजिए, ठीक है। तो देखिए, हाँ, मैं दिए गए कथन से सहमत हूं, क्यों? क्योंकि अन्य कारक समान रहने पर विदेशी मुद्रा की कीमत और उसकी मांग के बीच आप देखेंगे इनवर्स संबंध पाया जाता है, ठीक है। यह विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ती है तो विदेशी वस्तु और सेवाओं की कीमत भी बढ़ जाती है, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए भाई पहले एक सामान जो था आपका जो था वो 90 डॉलर का आ रहा था, ठीक है ना, अब कीमत बढ़ गई, वो 100 डॉलर का हो गया, तो इससे क्या होगा भाई, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, तो आप क्या करेंगे, सामान कम लेना शुरू कर देंगे। तो इससे विदेशी वस्तुओं का आयात महंगा हो जाता है, यानी हम बाहर से जो भी मंगाएंगे वो महंगा मिलेगा। परिणाम स्वरूप आयात में कमी आएगी, तो हम महंगा सामान लेंगे नहीं, तो आयात कम हो जाएगा, इसलिए विदेशी मुद्रा की मांग घट जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे भाई, विदेशी मुद्रा लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो महंगी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, 10 अगस्त 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा कथन अनुसार अप्रैल 2023 के दौरान शुद्ध वाणिज्य ऋण का अंतर्व्यय यूएस डॉलर आप देखेंगे 6.0 बिलियन रहा। पहचान कीजिए कि उपरोक्त लेन देन के भुगतान संतुलन को किस उप खाते तक किस पक्ष में अभिलिखित किया जाएगा, अपने उत्तर के समर्थन में वैध कारण दीजिए, ठीक है। तो इस कथन के अनुसार 23 अप्रैल को शुद्ध आप देखेंगे जो वाणिज्य ऋण जो था वो यूएस डॉलर 6.0 बिलियन रहा, तो इसे भुगतान संतुलन पूंजीगत खाते में दर्ज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका कैपिटल अकाउंट होता है। कारण, क्योंकि वाणिज्य ऋण का अर्थ है विदेशों से उधार लिया गया धन, ठीक है। तो जो विदेशों से उधार लिया गया धन होता है वो किसके अंदर आता है, आपका पूंजीगत खाते के अंदर आता है। तो इससे देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह होता है, इसलिए इसे पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज किया जाता है। इस प्रकार शुद्ध वाणिज्य ऋण पूंजी खाते के क्रेडिट कक्ष में ही शामिल किया जाता है, ठीक है। तो बाहर से अगर पैसा आया उधार के रूप में, तो वो हमारा किस में जाएगा,
क्रेडिट होगा वो कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, खंड खा भारतीय आर्थिक विकास, इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो क्वेश्चन है 2018 में पाकिस्तान ने अपनी डैश पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित किया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो शुरू करी थी पाकिस्तान ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश का तात्पर्य सरकारी उद्यम द्वारा स्वामित्व अथवा प्रबंधन के परित्याग करने से है। यानी इसमें गवर्नमेंट क्या करती है भाई, जो भी उनकी सरकारी चीजें थी उनको निजी हाथों में दे देती है, तो इसका आंसर निजीकरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण, ध्यानपूर्वक आपको देखना है और आंसर देना है। तो देखिए, भारत व पाकिस्तान ने अपने आर्थिक विकास पथ में कई समान रणनीतियां अपनाई थी, ठीक है, सही बात है, दोनों ने पंचवर्षीय योजना अपनाई थी, ठीक है, दोनों हरित क्रांति लेकर आए, तो बहुत सारी नीतियां एक जैसी थी। 1970 के अंत में भारत व पाकिस्तान पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों के विराष्ट्रीकरण की नीति लेकर आए। तो देखिए, पाकिस्तान तो लेकर आया था, भारत लेकर नहीं आया था, ठीक है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं भाई, अभिकथन ए सत्य है, लेकिन आर जो एक व्याख्या बताई जा रही है वो गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी निर्माण का एक ऐसा स्रोत है जहां डैश सबसे उपयुक्त उपराष्ट्र उपायों में से एक है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो रुग्णता में चिकित्सा हस्तक्षेप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र में जहां विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट कानून लागू किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है भाई विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। यानी विदेशी लोग जो भी आते हैं उनको एक ऐसी जगह दी जाती है जहां पर वो अच्छे से जो है अपनी फैक्ट्रियां वगैरह या उत्पादन वगैरह की जो भी चीजें हैं वो लगा सकें और लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार वगैरह दे सकें, ठीक है। तो ये विशेष आर्थिक क्षेत्र आएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन के संवैधानिक संरक्षण की सीमा क्या है, स्वतंत्रता ही है भाई, स्वतंत्रता सबको देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए। तो हरित क्रांति में आप ट्रैक्टर और थ्रेशर थे, HY बीज थे, वित्तीय सहायता भी दी गई थी, ठीक है। अब इनमें एक चीज और इंपॉर्टेंट थी, वो थी रासायनिक उर्वरक नियमित प्रयोग, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ए इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। भारत विकासशील विश्व के हितों की पैरवी करने में अग्रणीय रहा है, ठीक है, सही बात है। अपनी प्रतिबद्धता का पालन करते हुए भारत ने ऋणात्मक प्रतिबंधों को हटाया नहीं, गलत है, हटाया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन ए सत्य है, और जो बी है, जो दूसरा है कथन, वो असत्य है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रामीण बैंकों के संस्थागत ढांचा डैश के अतिरिक्त बहु एजेंसियां संस्थानों के एक समूह से बना है। तो ज्यादातर आप देखेंगे ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से बने हुए हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये बोल रहा है अतिरिक्त बहु एजेंसी संस्थाओं के एक समूह से बना है, ठीक है ना। तो बहु में आप देखेंगे तो इसका आंसर गलत, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, निजी साहूकारों द्वारा होगा, ठीक है। क्योंकि ग्रामीण बैंकों का संस्थागत जो ढांचा होता है वो किसके द्वारा के अतिरिक्त, यानी जहां पर ग्रामीण बैंक वगैरह काम नहीं कर पा रहे होते तो वहां पे आप देखेंगे निजी साहूकारों से लोन वगैरह लिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पहचान कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि अपक्षय के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। तो आप देखेंगे वनोन्मूलन, अत्यधिक चराई, ये उचित फसल चक्र वाली भूमि जो है वो भूमि अपक्षय के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र अल्प उत्पादन से जूझ रही थी। उपरोक्त कथन के आलोक में भारतीय कृषि क्षेत्र की अल्प उत्पादकता के पीछे किन्हीं दो कारणों की जो है व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। तो देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र जो था कई कारणों से अल्प उत्पादन कर रहा था, जैसे औपनिवेशिक नीतियां, ब्रिटिश सरकार की नीतियां किसानों के हित में नहीं थी। कृषि से प्राप्त आय का आप बड़ा भाग देखेंगे अंग्रेजों द्वारा ले लिया जाता था, जिससे किसानों के पास कृषि में निवेश के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे, ठीक है। तो वो अपने भाई अच्छे किस्म के बीज, सिंचाई वगैरह की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए देखेंगे कृषि में जो उत्पादकता थी काफी कम थी। सिंचाई सुविधा की कमी थी, उस समय सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ था, जिसके कारण कृषि अधिकतर मानसून पर निर्भर रहती थी। अगर मानसून सही है तब तो ठीक है, उत्पादन हो जाता था, नहीं होता था अगर बारिश तो उत्पादन खराब हो जाता था, ठीक है। पुरानी तकनीक का प्रयोग, किसान पारंपरिक जो पुरानी तकनीक थी उनका उपयोग करते थे, जिससे भी उत्पादन क्षमता जो थी काफी कम थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के विदेशी व्यापार की दो विशेषताएं अगर आप देखेंगे, सबसे पहले कच्चे माल का निर्यातक, तैयार माल वस्तुओं का आयात, यानी भारत से कच्चा माल बाहर जाता था और बना हुआ माल जो है भारत के अंदर आता था। तो भारत मुख्यतः प्राथमिक उत्पाद जैसे कच्चा रेशम, कपास, जूट आदि का निर्यात करता था। वहीं ब्रिटेन से तैयार उपभोक्ता वस्तु जैसे सूती, रेशमी कपड़े, मशीनरी जैसी पूंजीगत वस्तुएं, इन सब चीज को वहां से लेकर आता था, ठीक है। ब्रिटेन का व्यापार पर एक अधिकार था, ठीक है। तो ब्रिटेन ने भारत के विदेशी व्यापार पर एक अधिकार स्थापित कर लिया था। परिणाम स्वरूप भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन के साथ ही होता था। जबकि आप देखेंगे जो सीमित बाजार थे, चीन, सिलोन, फारस, ईरान जैसे देश से होता था, और ये भी किसके कंट्रोल में थे, आप देखेंगे ब्रिटिश के ही कंट्रोल में थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है ना।
और इसमें आपको बताना है कि रोजगार के इंगित क्षेत्रों के प्रकारों की पहचान कीजिए और संक्षेप में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो उपरोक्त अगर आप चित्र देखेंगे तो आपको यहाँ पर अनौपचारिक क्षेत्र दिखाई देगा। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान सम्मिलित होते हैं जिसमें 10 से कम कर्मचारी कार्यरत होते हैं। तो अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों को प्राय नौकरी की सुरक्षा और नियमित आय का अभाव होता है और उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के काम से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अनौपचारिक वही क्षेत्र होते हैं भाई जहां 10 से कम लोग काम कर रहे होते हैं, काम के घंटे जो होते हैं वो सुनिश्चित नहीं होते हैं, और ज्यादातर आप देखेंगे नियम और कायदे जो श्रमिकों के लिए बनाए गए हैं वो सब चीजें यहाँ पर लागू नहीं हो पाती हैं। ठीक है, औपचारिक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये तो आपने देखा, ये जो था आपका ये अनौपचारिक क्षेत्र है, ये आप औपचारिक क्षेत्र देख रहे हैं। तो इसमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान शामिल होते हैं। यहाँ पे इसमें आप देखेंगे सरकारी जो संस्थान होते हैं वो भी शामिल होते हैं, प्राइवेट वाले भी होते हैं। इसमें आप देखेंगे 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, तो इसलिए इनको औपचारिक क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर श्रमिकों को नियमित आय होती है, इनको भविष्य निधि दी जाती है, पीएफ वगैरह पेंशन वगैरह दिया जाता है, और बहुत सारी सामाजिक सुरक्षा के लाभ भी जो है इनको मिलते हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1978 में लागू किए गए आर्थिक सुधारों के कारण चीन तीव्र गति से आर्थिक विकास का अनुभव किया। चीन द्वारा लागू किए गए किन्हीं दो आर्थिक सुधारों को विस्तार से लिखिए। तो देखिए, चीन में तीव्र आर्थिक विकास का प्रमुख कारण 1978 के बाद किए गए आर्थिक सुधार थे। अगर दो सुधारों की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने कृषि क्षेत्र में सुधार किया। चीन ने कृषि क्षेत्र में सामूहिक खेती को समाप्त करके भूमि को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, किसानों को पट्टे पर दे दिया, किसानों को उत्पादन का एक भाग सरकार को देने बाद शेष उत्पादन को बाजार में बेचने की अनुमति दी गई, जिससे किसानों की आय और उत्पादन दोनों बढ़े। ठीक है, यानी पहले जो सामूहिक कृषि होती थी इसको हटा के किसानों को छोटे छोटे जमीनें दी गई और कहा गया भाई आप इस पे खेती करो और सरकार को एक टैक्स दो, बाकी आप अपने पास रखो। तो इससे आप देखेंगे कृषि में जो उत्पादन काफी बढ़ गया था वहां पर। दूसरा, उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में सुधार किया। चीन ने उद्योगों को निजी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया कि भाई निजी लोग यानी देश के अंदर भी लोग निवेश करें और विदेशों से भी निवेश लाया गया। इसके लिए उन्होंने क्या किया भाई, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर विदेशी कंपनी आती थी उनको सहूलियत दी जाती थी, बिजली, जमीन और भी जो भी उनको जरूरत के साधन होते थे वो मुहैया करवाए जाते थे, टैक्स में छूट दी जाती थी ताकि लोग उद्योग लगाएं। तो इससे आप देखेंगे बड़े स्थान पर ग्रामीण और क्षेत्रों में टाउनशिप एवं विलेज एंटरप्राइज को बढ़ावा दिया गया, जिससे आप देखेंगे वहां पर उत्पादन जो औद्योगिक उत्पादन था वो काफी बढ़ा और रोजगार की वृद्धि भी काफी हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने सरकारी कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के लिए एक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किया है ताकि भारत विश्व अंतरिक्ष उद्योग में अपनी हिस्सेदारी में वृद्धि कर सके। दिए गए कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम किस प्रकार मानव पूंजी निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो देखिए, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण मानव पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कौशल सिखाया जाता है, ठीक है, तकनीक सिखाई जाती है, तो कौशल एवं दक्षता में वृद्धि होगी। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल और कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे उनकी कार्य कुशलता में सुधार होता है। ठीक है, वो और अच्छा काम कर पाएंगे, नए प्रकार की सोच विकसित कर पाएंगे। उत्पादन में भी वृद्धि होगी। प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारी आधुनिक तकनीक और नई प्रणालियों को सीखते हैं, जिससे देखेंगे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, वो काम को और ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, नई तकनीकों के अनुकूल में सहायता होती है। ये कार्यक्रम कर्मचारियों को तेजी से बदलती जो तकनीक है, जो कार्य का वातावरण है, उससे तालमेल बिठाने में मदद करता है, तो लोग नई चीजें सीखते हैं। मानव पूंजी निर्माण होता है, तो इस प्रकार के प्रशिक्षण से कर्मचारियों की योग्यता और दक्षता में वृद्धि होती है, जो मानव संसाधन को अधिक मूल्यवान बनाकर पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देता है। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज होगी इसमें। नेक्स्ट है इसमें अथवा में, समय के साथ भौतिक पूंजी व मानव पूंजी दोनों में मूल्य ह्रास होता है, परंतु इन दोनों के बीच मूल्य ह्रास की प्रकृति में अंतर होता है। ठीक है, तो दोनों चीजें कम होती जाती हैं समय के साथ बीतने के साथ, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में मान्य कारणों का उल्लेख करके चर्चा कीजिए। ठीक है, तो सही बात है भाई, हाँ मैं दिए गए कथन से सहमत हूँ। भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी दोनों समय के साथ मूल्य ह्रास होता है, परंतु उनकी प्रकृति जो होती है वो अलग अलग होती है। भौतिक पूंजी का मूल्य ह्रास मशीनों और उपकरणों जैसे भौतिक पूंजी का मूल्य ह्रास निरंतर उपयोग, यानी आप जब ज्यादातर उपयोग करते हैं वो घिसती है, ठीक है ना, या तकनीक में परिवर्तन आता है, तो जो आपकी भौतिक पूंजी होती है वो धीरे धीरे समाप्त होती है। वही जब मानव पूंजी के मूल्य ह्रास की बात करते हैं तो मानव पूंजी में मूल्य ह्रास आयु के बढ़ने, कौशल के अप्रचलित होने या स्वास्थ्य में गिरावट के कारण होता है कि भाई अगर उसकी आयु बढ़ रही है तो धीरे धीरे उसकी उत्पादन क्षमता, कार्य करने की क्षमता कम होती है। ठीक है ना, अगर तकनीकी परिवर्तन आ जाता है, कौशल जो उसने सीख रखा था उससे नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो बाहर हो जाता है, या अगर उसका स्वास्थ्य खराब है तो भी आप देखेंगे मानव पूंजी में गिरावट आती है। मानव पूंजी का संरक्षण संभव है। शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से मानव पूंजी को लंबे समय तक उत्पादक बनाया जा सकता है। ठीक है ना, एक व्यक्ति को शिक्षित, प्रशिक्षण दिया जाए, उसके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए तो लंबे समय तक उसे काम लिया जा सकता है। तो मुख्य अंतर, भौतिक पूंजी का मूल्य ह्रास प्राय अपरिवर्तनीय होता है। तो भाई जो भौतिक पूंजी होती है वो
हमेशा ही जो भी पूंजी आप लिखेंगे समय के साथ उसमें भी परिवर्तन आता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मूल्य ह्रास है। भौतिक पूंजी क्या है, मूल्य ह्रास प्राय अपरिवर्तनीय होता है, ठीक है। तो ज्यादातर आप देखेंगे ये परिवर्तन समय के साथ होता है, इसमें घिसावट या कोई भी चीज होती है। जबकि मानव पूंजी को शिक्षा और प्रशिक्षण से पुनः विकसित किया जा सकता है। तो भौतिक पूंजी है भाई, अगर आप एक बार भौतिक पूंजी लाए तो उसमें कुछ नए बदलाव नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा ही काम करेगी। लेकिन वही अगर मनुष्य की बात करते हैं तो उसको प्रशिक्षण देकर और भी नई चीजें सिखाई जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को जीवन की गुणवत्ता भी वैसी ही होगी जैसी वर्तमान पीढ़ी की है, भारत सरकार ने कई रणनीतियां अपनाई हैं। दिए गए कथन के आलोक में किन्हीं दो रणनीतियों को संक्षेप में बताइए, ठीक है। तो देखिए, भारत सरकार ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु बहुत सारी रणनीतियां अपनाई हैं, जिसमें दो प्रमुख रणनीति है। पहली, पवन ऊर्जा का उपयोग। तो जिन क्षेत्रों में हवा की गति अधिक होती है वहां पवन चक्कियों के माध्यम से बिजली उत्पादन किया जाता है। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। यद्यपि इसकी प्रारंभिक लागत अधिक होती है, लेकिन दीर्घकाल में यह किफायती और स्वच्छ ऊर्जा देती है, ठीक है। तो पवन ऊर्जा का उपयोग करके हम काफी जो है चीजों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जिससे हमारा जो ईंधन होता है वो भी बचता है और हमारी बहुत सारी जरूरतों की चीजें वो भी पूरी हो जाती हैं। सेकेंड है सौर ऊर्जा का उपयोग। तो ये भी फोटो वोलाइटिक तकनीक के माध्यम से सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। ये विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, जहां विद्युत आपूर्ति बहुत ज्यादा सीमित या महंगी होती है, ठीक है। आधुनिकरण केवल नई प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन तक सीमित नहीं है, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य पर बल देते हुए दिए गए कथन के औचित्य को सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से आधुनिकरण का अर्थ केवल नई तकनीक अपनाना नहीं था, बल्कि समाज और विचारों और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाना था। तो भारत ने जो आर्थिक नियोजन किया था उसका मेन मकसद ये नहीं था कि भाई हम आधुनिकरण करेंगे, बल्कि ये करेंगे कि भाई देश के अंदर नई तकनीक आएगी, समाज के विचार भी बदलेंगे, उनके दृष्टिकोण भी बदलेंगे, लोग नई सोच लेकर आएंगे, ठीक है, और अपना विकास करेंगे। तो आधुनिकरण का उद्देश्य उत्पादन में नवीन तकनीक, आधुनिक मशीनों का उपयोग करना था, जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके। तो आधुनिकरण का भाई पहले यही मकसद था कि उत्पादन को ज्यादा बढ़ाया जाए, नई मशीनों के उपयोग से हमारे यहाँ जिन चीजों की कमी है उनको ज्यादा से ज्यादा उत्पादित करके सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसके साथ साथ सामाजिक सोच में बदलाव पर भी जोर था कि भाई साथ में क्या किया जाएगा, जो हमारी पारंपरिक विचार हैं, जो पुराने विचार हैं, जो गलत विचार हैं, उनको बदला जाना भी जरूरी था। उदाहरण के लिए आधुनिक समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर दिए जाते हैं। जैसे आज आप देख भी सकते हैं, हमारी परंपरागत जो सोच थी उसमें महिलाओं को तो घर में रखा जाता था, लेकिन आज के टाइम में महिलाएं भी बाहर निकल रही हैं। तो इससे आप देखेंगे समाज में महिलाओं को भी वो अधिकार दिया गया। तो ये क्या था, ये सोच का ही परिवर्तन था। इससे कार्यस्थल पर महिलाओं की प्रतिभा का उपयोग होता है और समावेशी व प्रगतिशील समाज का विकास होता है, ठीक है। तो महिलाएं भी अगर साथ में आई हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई समाज बदल रहा है, ठीक है, महिलाएं भी अपने योगदान दे रही हैं चीजों में। तो इससे जो समाज में बदलाव है वो समावेशी यानी सबके लिए होता है और प्रगतिशील होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत के वित्तीय क्षेत्र ढांचे में काफी हद तक परिवर्तन किया था। वित्तीय क्षेत्र में लागू किए गए किन्हीं दो सुधारों के आलोक में दिए गए औचित्य को सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो देखिए, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में वित्तीय क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जिनमें से दो प्रमुख सुधार अगर आप देखेंगे क्या थे। तो सबसे पहले आरबीआई की भूमिका में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को केवल नियंत्रण से बदलकर सुविधा प्रदाता बना दिया गया, जिससे वित्तीय संस्थानों को अधिक स्वतंत्रता मिली, ठीक है। तो पहले आरबीआई क्या करता था भाई, वो केवल नियंत्रण रखता था चीजों पर, लेकिन बाद में आरबीआई में कुछ चेंजेस करके उसे सुविधाप्रद बनाया गया कि भाई सबकी भलाई के लिए काम करे, वो सबको बताएं कहाँ पे समस्याएं, उन समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है, ठीक है, और कौन कौन सी निर्णय जो सही होंगे, कौन से गलत होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें, और सबको जागरूक करने की बात कही गई। तो इससे आप देखेंगे कि आरबीआई ज्यादा स्वतंत्र हुई और ज्यादा अच्छे से काम करने लगी, ठीक है। निजी क्षेत्रों के बैंकों की स्थापना। तो आर्थिक सुधारों के बाद निजी और विदेशी बैंकों के प्रवेश की अनुमति दी गई, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ, ठीक है। पहले जो सरकारी बैंक हुआ करते थे, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि आर्थिक सुधार के तहत जो विदेशी बैंक थे उनको भी इजाजत दी गई कि वो भारत में आकर काम कर सकते हैं, और निजी बैंकों को भी अनुमति दी गई। तो इससे देखेंगे जो बैंकिंग व्यवस्था थी उसमें काफी ज्यादा आपको बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र को प्रदत्त उपदान काफी समय से विवादित मुद्दा रहा है, इस तर्क की पुष्टि कीजिए कि उपदान को कृषि क्षेत्र से समय समय हटा देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, कृषि क्षेत्र में प्रदत्त उपदान को लेकर यह तर्क दिया गया है कि धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी हस्तांतरित किया जाना चाहिए। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले, उद्योग क्षेत्र को अधिक लाभ। कृषि की तुलना में उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने से अर्थव्यवस्था में अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो भाई उपदान ज्यादातर कहाँ देना चाहिए, उद्योगों में लगाना चाहिए, ताकि वो अर्थव्यवस्था को ज्यादा आगे बढ़ा सके। किसानों को सीमित लाभ। तो कृषि जो देखते हैं उत्पादन का लाभ अक्सर कुछ ही क्षेत्रों या समूह तक सीमित रह जाता है, जिससे किसानों को समान लाभ नहीं मिलता, ठीक है। तो किसानों को जो उपदान दिया जाता है उससे कृषि क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए
इस चीज को हटा देना चाहिए। सरकार के लिए राजनीतिक मुद्दा, तो कृषि उत्पादन और कृषि से जुड़ी नीतियां सरकार के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन गई थी। तो सबसे बड़ी बात यह है भाई, किसान सबसे ज्यादा है, तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है, तो इसलिए इस चीज को हटाया भी नहीं जा सकता। ठीक है। आर्थिक नियोजन अवधि में सरकार द्वारा जिस मात्रात्मक प्रतिबंध की शासन व्यवस्था का पालन किया जा रहा है, उससे व्यापार सुधारों के उपरांत उलट दिया गया था। क्या आप दिए गए कथन से सहमत है? अपने उत्तर में जो है पक्ष में वैध तर्क देना है। ठीक है, कि पहले जो भाई आर्थिक नियोजन था वो सरकार द्वारा मात्रात्मक प्रतिबंध थे, लेकिन शासन व्यवस्था का पालन नहीं किया गया, जो जो बात कही गई थी, व्यापार सुधार उतने किए नहीं गए। ठीक है, तो ये क्या चीज सही है? तो देखिए, हाँ मैं इस कथन से सहमत हूँ। आर्थिक नियोजन के दौरान भारत में लाइसेंस राज व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें उद्योगों और व्यापार पर सरकार का व्यापक नियंत्रण था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था भाई, बेशक से निजी उद्योगों को कहा था भाई आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई थी, जिससे जो निजी उद्योग थे वो उतना ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे। तो उद्योगों के लिए लाइसेंस आवश्यक, किसी भी नए उद्योग की स्थापना या विस्तार के लिए सरकारी अनुमति लाइसेंस लेना अनिवार्य था। ठीक है, आयात निर्यात पर आप देखेंगे नियंत्रण लगाया गया था, तो आयात के लिए लाइसेंस प्रणाली लागू थी और सरकार द्वारा शुल्क दरें तथा व्यापार नीतियां भी नियंत्रित की जाती थी। उद्योगों की सीमित स्वतंत्रता थी, तो उद्योगों के उत्पादन, निवेश और विस्तार के मामलों में सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता था, कि भाई क्या उत्पादन अगर आपको बदलना है तो बताना पड़ेगा, कितना निवेश करना है ये बताना पड़ता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें सरकार को पहले आपको बतानी पड़ती थी, तभी आप कुछ बदलाव कर सकते थे अपने उद्योग क्षेत्र में। सुधारों का उद्देश्य, तो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद इन प्रतिबंधों को कम किया गया, जिससे उद्योगों को अधिक स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा का अवसर मिला। ठीक है, तो आप देख रहे हैं भाई, अब ये सारी जो चीजें थी वो धीरे धीरे 1991 के बाद हटाई गई, जिससे निजी क्षेत्र काफी प्रोत्साहित हुए और वो काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं आज के टाइम में आप देखेंगे तो। ठीक है, तो ये आपको दिया जाएगा एक पैराग्राफ जो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आप ये पढ़ लेना, हम आंसर देखते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से संबंधित किन्हीं दो समस्याओं की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, आपको पता है भाई, रासायनिक खादों का उपयोग होगा तो जल प्रदूषण होता है। रासायनिक उर्वरक के उपयोग से पोषक जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं, जो भी आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि आदि जो रासायनिक उर्वरकों में मिलाए जाते हैं, तो इससे नदियों और झीलों के जो शैवाल जो अत्यधिक वृद्धि होती है, जिससे जल प्रदूषित होता है। तो वहां पर आप देखेंगे भाई ये सारी चीजें जमा होकर शैवाल बनाती हैं, और अत्यधिक वृद्धि होने के कारण भाई वो उसे प्रदूषित भी कर देती हैं एक साथ जब इकट्ठा हो जाती हैं। तो मिट्टी की उर्वरता में भी कमी, रासायनिक उर्वरकों को लगातार उपयोग से मिट्टी के जो प्राकृतिक गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण जो है आप देखने को मिलता है, कि भाई धीरे धीरे जमीनें जो है सूख रही हैं, ठीक है, उत्पादन क्षमता उनकी कम होती जा रही है। तो ये आप देख रहे हैं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से भूमि को हानि हो रही है। सरकार द्वारा जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के कदम के पीछे आर्थिक औचित्य की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो गवर्नमेंट ने जैविक खेती को क्यों प्रोत्साहित किया है? क्योंकि भाई जैविक खेती से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है, इससे मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण बढ़ता है, जैविक उत्पादों की मांग अधिक और मूल्य भी अधिक होता है, जिससे किसानों की आय जो है वो बढ़ जाती है, इससे रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम होती है और सतत कृषि को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से आप देखेंगे सरकारें जो है जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। नेक्स्ट है हरित विकास का अर्थ लिखिए। तो हरित विकास वह आर्थिक विकास है जो पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हुए प्राप्त किए जाते हैं और जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हरित विकास का मतलब भाई कि प्रकृति से संबंधित चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जो आधुनिक रासायनिक और जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं उनको जो है यूज नहीं किया जाता। इससे क्या होता है भाई, प्राकृतिक संसाधन जो है बचे रहते हैं और लंबे समय तक हम उनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पेपर हम देखेंगे वो फाइनल पेपर है 2025 का, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। तो इंस्ट्रक्शन आपको पता ही है, हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र वाला खंड का देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो भुगतान संतुलन के चालू खाते लेन देन के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसमें से असत्य कौन सा है? वस्तु और सेवाओं के निर्यात को क्रेडिट मदों में रखा जाता है, ये सही है। वस्तु और सेवाओं के आयात को डेबिट मदों के रूप में दर्ज किया जाता है, ये भी सही है। सभी हस्तांतरण भुगतान डेबिट मदों के रूप में दर्ज होते हैं, ये भी सही है। सभी हस्तांतरण प्राप्तियां डेबिट मदों के रूप में दर्ज की जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम 1 और 2 में दी गई मदों के सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है बिल्कुल सही है? तो संपत्ति से आय, वृद्धा अथवा पेंशन, ये गलत है। उद्यमशीलता से आय लाभ, ये सही है। ठीक है, मिश्रित आय, ये गलत है। कर्मचारियों का मुआवजा, पूंजी पर ब्याज, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आपका जो सही होगा उद्यमशीलता में आय लाभ, यानी बी का जो दूसरा सही है। ठीक है, यानी ये वाला आंसर आपका जो है सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और आंसर लिखना है इसमें। तो कथन ये दे रखा है, प्रबंधित तृतीय विनिमय दर प्रणाली स्थिर व नम्य विनिमय दर प्रणाली का एक एक समामेलन है। ठीक है, तो पहला कथन ये कह रहा है
और प्रबंधित तीर्थी विनिमय दर प्रणाली को हार्डबिड प्रणाली के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें इसमें इसने बोली है। तो आप देखेंगे ये जो पहली जो चीज है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि भाई जो प्रबंधित तीर्थी विनिमय दर प्रणाली होती है वो नम्य और स्थिर दोनों में पाई जाती है। ठीक है, और प्रबंधित तीर्थी विनिमय दर प्रणाली हार्डबिड प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। तो आप देखेंगे ये भी सही, तो इसका आंसर हम कह सकते हैं सी है। कथन ए और कथन दो जो हैं वो दोनों सही हैं। ठीक है, तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान एक छात्र ने अपने कॉलेज की फीस 80,000 का ऋण लिया है। वह स्नातक होने के 6 माह बाद ऋण चुकाना प्रारंभ करने की योजना बना रहा है, जिसे वह 10 वर्ष की अवधि में चुकाएगा। तो उपरोक्त गत के अनुसार आधार पर मुद्रा के निर्दिष्ट कार्य की पहचान कीजिए। ठीक है, तो मुद्रा का माध्यम क्या हो जाएगा? ठीक है, जब भविष्य का लेन देन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्थगित भुगतान का मानक। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था का बचत वक्र 50 करोड़ के ऋणात्मक मूल्य पर बनता है और अर्थव्यवस्था में आय की वृद्धि 20% बचत के रूप में है। तो गुणांक निकालना है। तो गुणांक कितना होगा भाई? 20% का आपका गुणांक जो होगा वो 0.2 हो जाएगा। और 1 अपॉन में क्या होता है आपका जो गुणांक आर आर होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 1 अपॉन में 0.2 डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5। तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकथन और कारण देखने हैं आपको और उसका आंसर लिखना है। तो देखिए, अभिकथन है, सार्वजनिक वस्तुओं से वे वस्तुएं हैं जिनका उपभोग जनता द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। ठीक है, तो सही है भाई, सार्वजनिक वस्तुएं सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। सार्वजनिक वस्तुएं बहिष्कृत एवं प्रतिद्वंद्वात्मक प्रकृति की होती हैं। ठीक है, ये चीज तो गलत है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ए सही है और आर जो अभिकथन जो कह रहा है वो गलत है। तो इसका मतलब अभिकथन ए सत्य है लेकिन आर जो कारण बताया जा रहा है वो असत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सातवें का, मान लीजिए कि औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी 0.8 है तथा राष्ट्रीय आय 4,000 करोड़ है, तो बचत का मूल्य आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? एपीसी दे रखी है आपको, एपीसी दे रखी है 0.8। ठीक है, तो आप अगर निकालेंगे इसमें तो एपीसी जो होती है आपकी कंजप्शन, और जो आपकी एपीसी निकालेंगे कंजप्शन अपॉन में इनकम से निकलती है। ठीक है, तो कंजप्शन आपका क्या हो जाएगा? एपीसी और इनटू में हो जाएगा वाई। ठीक है, तो एपीसी दे रखा है कितना आपको? 0.8। ठीक है, और इनकम आपको दे रखी है 4,000 करोड़। ठीक है, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32,000। ठीक है, 3200 होगा। ठीक है, 3,200। ठीक है, अब क्या निकालनी थी आपको भाई? आपको कह रहा था बचत मूल्य निकालना था। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? तो आप क्या करेंगे? जो आपका 4,000 था उसमें से आप क्या कर देंगे? 3200 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 800। तो ये हो गई आपकी बचत। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो अब देखिए, बैंकों के लिए जमाएं देनदारियां होती हैं। ठीक है, सही है। वे अर्थव्यवस्था में साख सृजन साख सृजक होते हैं, अर्थव्यवस्था में साख का भी सृजन करते हैं। वे आम जनता से जमा स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो वे आम जो बैंकों के लिए नहीं, आम जनता से जमा स्वीकार्य करते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि हम अपना पैसा बैंक में तो जमा करते हैं, तो ये भी सही है। वे भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जमा स्वीकार करते हैं, ये गलत है भाई। भारतीय रिजर्व बैंक जो होते हैं वो कभी भी इन छोटे बैंकों में अपना पैसा जमा नहीं करवाते। ठीक है, तो इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा ये सही है और ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसका विकल्प आप देखेंगे ए जो है वो सही आपको दिखेगा। ठीक है, यदि कोई राष्ट्र 600 करोड़ का माल निर्यात करता है तथा 450 करोड़ का माल आयात करता है, तो राष्ट्र के व्यापार संतुलन का मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है वो राष्ट्र? निर्यात 600 करोड़ का कर रहा है। ठीक है, और आयात कितने का कर रहा है? 450 करोड़ का कर रहा है। तो सीधा सीधा आप देख रहे हैं भाई 150 करोड़ यहाँ पर उसको क्या बच रहा है? अतिशेष बच रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए और जो आपका कॉलम 2 है उसमें जो दिए गए सही युग्म उसको आपको छांटना है। तो गैर कारजस्व जो होता है वस्तु और सेवा कर, ये गलत है। अप्रत्यक्ष कर, मुफ्तखोर, ये भी गलत हो जाएगा। पूंजीगत व्यय ऋण होता है, गलत है। निजी वस्तुएं प्रतिद्वंदात्मक प्रकृति की होती हैं। ठीक है, तो ये सही दिख रहा है। ठीक है, तो निजी वस्तुएं जो होती हैं वो प्रतिद्वंदात्मक प्रकृति की होती हैं, ये आंसर सही जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है उसमें साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि यानी एनवीए फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है। ठीक है, यानी मूल्य वृद्धि का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, प्रचलन विशेष दे रखा है, तो इसका तो हम यूज करते ही नहीं इसके अंदर।
राहतियों में वृद्धि, बिक्री दे रखी है कच्चे माल का क्रय, और स्थायी पूंजी का उपभोग, उपदान दे रखा है जिसे सब्सिडी कहते हैं, और अप्रत्यक्ष कर दे रखा है। ठीक है, तो देखिए एनवीए फैक्टर को निकालना, तो सबसे पहले आपको बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीवीए मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा। फिर उसमें से आप मूल्यह्रास माइनस करेंगे, फिर विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय प्लस कर देंगे, और फिर माइनस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो ये जो चीज दी है इनको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम निकालेंगे जीवीए। ठीक है, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जीवीए मार्केट प्राइस आपका कैसे निकलता है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है भाई, बिक्री, जो आपको बिक्री दी हुई है, ठीक है, बिक्री जो होती है वो आपको प्लस करनी पड़ती है, और उसके बाद जो आपका स्टॉक में परिवर्तन है, ठीक है, स्टॉक में जो परिवर्तन है उसको आप प्लस करेंगे। ठीक है, और माइनस में आप क्या करेंगे, जो आपका मध्यवर्ती उपभोग होता है उसको आपको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे बिक्री कितनी है इसके अंदर, तो बिक्री आप देखेंगे 10,625 दे रखी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लें 10,625 जो है वो बिक्री है। ठीक है, फिर उसके बाद चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन, यानी ये देख रहे हैं जो स्टॉक में वृद्धि हुई है वो कितनी है, 600, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 600। ठीक है, और फिर मध्यवर्ती उपभोग अगर आप देखेंगे तो कच्चे माल का क्रय जो होता है वो मध्यवर्ती उपभोग में आता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2,625। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, और इसको इन दोनों को प्लस करेंगे और ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन कितना आएगा, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपका आ जाएगा 8,600। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपका जीवीए मार्केट प्राइस आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना है एनवीए फैक्टर कोस्ट। ठीक है, तो एनवीए फैक्टर कोस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो सबसे पहले आपको ग्रोथ से नेट में जाना पड़ेगा। तो ग्रोथ से आप नेट में जाएंगे, सबसे पहले हम जीवीए लिख लेते हैं, तो जीवीए जो हमारा आया था ये। ठीक है, अब इसमें से हमारा क्या क्या माइनस होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ग्रोस में है तो नेट में जाएंगे, तो नेट में होता है हमारा मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास इसमें क्या है, तो मूल्यह्रास होता है आपका स्थायी पूंजी का उपभोग। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 500। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, विदेशों से शुद्ध कारक आय तो हमें दी नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकलता है, अप्रत्यक्ष कर में से आप उपदान को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जो अप्रत्यक्ष कर है वो 1200 है, और जो उपदान है वो आपका 400 है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब आपको 8,600 में से माइनस करना है 500। ठीक है, और उसके बाद माइनस करना है आपको 800। ठीक है, तो अब इनका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7,300। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एन वी ए फैक्टर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में देखिए अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एनएफआईए तथा शुद्ध निर्यात के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए साधन आय क्या होती है, तो विदेशों से शुद्ध साधन आय एनएफआईए से तात्पर्य है शेष विश्व से प्राप्त कारक आय, जैसे वेतन, ब्याज, किराया, लाभ और शेष विश्व को दी गई कारक आय के बीच का अंतर होता है। ठीक है, यानी हम जो भी पैसा हमारा विदेशों से आता है और जो पैसा हम विदेशों को भेजते हैं उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारी शुद्ध जो आय होती है एनएफआईए शुद्ध, जिसे हम कहते हैं साधन आय विदेशों से प्राप्त, वो निकल कर आ जाती है। ठीक है, शुद्ध निर्यात क्या होता है, तो शुद्ध निर्यात का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के मूल्य तथा आयात के मूल्य के बीच का अंतर है, यानी जितना हमने सामान निर्यात किया था, ठीक है, और जितना हमने आयात किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितना हमारा निर्यात था और जितना हमारा आयात था उनके बीच का अंतर होता है, तो आयात में से आप क्या करेंगे, जितना भी निर्यात था उसको माइनस कर देंगे, तो आपका शुद्ध निर्यात आ जाता है। ठीक है, तो जो भी आपने एक्सपोर्ट किया था और जो भी आपने इंपोर्ट किया था उसको आप उनके बीच का अंतर देख लेंगे तो वो आपका आ जाता है शुद्ध निर्यात। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकार ने देश के विभिन्न भागों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए अतुल्य भारत अभियान प्रारंभ किया था। उपरोक्त अभियान के भारतीय विदेशी भंडार तथा भुगतान संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों को विस्तार से उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखिए विदेशी अगर हम मुद्रा अंतर्वाह की बात करें तो अतुल्य भारत अभियान से भारत में विदेशी पर्यटन की संख्या बढ़ती है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं भाई, अपने देश के अंदर जैसे हमारे बहुत सारे कैंपेन चलते हैं ना, अतिथि देवो भव, और बहुत सारे हम अपने पर्यटन स्थानों का प्रोत्साहन वो करते हैं बताते हैं लोगों को। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, तो इससे बहुत सारे लोग आप देखते हैं भारत के अंदर पर्यटन के लिए आते हैं। ठीक है, जो भी हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं या जो भी पर्यावरण में अच्छी चीजें, उन सब चीजों को देखने आते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, विदेशी मुद्रा का जो अधिक अंतर प्रभाव होता है, यानी बाहरी जब विदेशी हमारे देश के अंदर आएंगे पर्यटन के लिए तो हमारे यहाँ क्या लाएंगे, वो विदेशी मुद्रा लाएंगे, खर्च करेंगे।
करेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, तो विदेशी पर्यटन द्वारा किए गए खर्च से विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है, यानी विदेशी लोग हमारे पर यहाँ पर आएंगे तो विदेशी पैसा खर्च करेंगे। भुगतान संतुलन में सुधार, तो पर्यटन से प्राप्त विदेशी मुद्रा भुगतान संतुलन के चालू खाते में क्रेडिट होती है, ठीक है, तो इसलिए बीओपी की स्थिति क्या होगी हमारी, बेहतर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सरकार समाज के निर्धन वर्ग को निःशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराती है। उपरोक्त कथन में इंगित बजट व्यय की प्रकृति व इसके उद्देश्य की क्या करनी है, हमें पहचान करनी है, ठीक है। तो देखिए यह कथन राजस्व व्यय को दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट खर्च कर रही है ना इस पे, चिकित्सा वगैरह सुविधा पे, क्योंकि सरकार इस व्यय से कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करती और ना ही कोई देनदारी में वृद्धि होती है, ठीक है। ये तो जो भाई पिछड़े लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए ये योजना चलाई जा रही है, तो गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है इस पे। तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सरकार गरीब वर्गों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है, इसलिए राजस्व व्यय की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा जाता है भाई, राजस्व व्यय की श्रेणी में, क्यों, जब गवर्नमेंट की ना परिसंपत्तियों का निर्माण होता है ना देनदारियों में वृद्धि होती है, तो उसे हम राजस्व व्यय कहते हैं। तो इस प्रकार के व्यय प्रमुख उद्देश्य आय के पुनर्वितरण को बढ़ावा देना होता है। तो मेन ये भाई कि जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, उनको ये सारी सुविधाएं दी जा सके। तो गरीब वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से उनका चिकित्सा खर्च कम होता है और उनकी वास्तविक आय बढ़ती है, जिससे धनी और निर्धन के बीच असमानता कम करने में सहायता मिलती है, ठीक है। क्योंकि भाई धनी लोग तो पैसा होता है वो अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन निर्धन लोग नहीं करा सकते। अगर वो अपना जितना पैसा कमाते हैं उतना सारा किस पे लगा देंगे, स्वास्थ्य सेवाओं पर लगा देंगे, तो वो अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट असमानता को कम करने के लिए ये स्कीमें चलाती हैं, ठीक है। और ये किसमें आवंटित किया जाता है, ये आपका राजस्व व्यय में आवंटित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था की प्राथमिक जमा जो है 500 है और आरक्षित अनुपात 25 है, तो बैंकिंग प्रणाली द्वारा सृजित कुल जमा राशि और कुल आधार का अनुमान लगाना है, ठीक है। तो आपका जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो कितना है, वो 500 है, ठीक है, और जो आपका आरक्षित अनुपात है वो कितना है, आपका 25% है, ठीक है। तो निकालना क्या है आपको, सबसे पहले कुल जमा। तो कुल जमा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कुल जमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो आपकी प्राइमरी डिपॉजिट है, ठीक है, इनटू कर देंगे 1 में जो आपका आरक्षित अनुपात है उससे, ठीक है। प्राइमरी डिपॉजिट आपका 500 था, ठीक है, और रिजर्व जो था आपका कितना था, 25% था, तो 25% को हम कर लेते हैं 0.25, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.25। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2000, ठीक है। तो ये जो हो गई आपकी क्या, कुल जमा हो गई, ठीक है। अब पूछ रहा है भाई कुल कितना उधार, ठीक है ना, कितना ऋण बनाया, तो 2000 आपकी कुल जमा हो गई और शुरुआत कितनी थी, 500 थी, ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ, 1500, ठीक है। तो ये जो आपका आ गया कुल उधार, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में जो कंजप्शन फंक्शन दे रखा है आपको 200 प्लस 0.75 y, जहां C उपभोग व्यय है और y राष्ट्रीय आय है, और निवेश आपको दे रखा है 4000 करोड़ का, तो निम्नलिखित की गणना करनी है। सबसे पहले आय का संतुलन स्तर बताना है आपको, ठीक है। तो आय के संतुलन स्तर के लिए सबसे पहले हम कंजप्शन फंक्शन लिख लेते हैं। क्या दे रखा है हमें, तो दे रखा है 200 प्लस 0.75 y, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें दे रखा है कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, वो कितना है, वो 4000 करोड़ का है, ठीक है। तो आपको पता है भाई जो आय का संतुलन होता है वो कैसे बनता है, तो आय का संतुलन जो होता है वो हमेशा जब हमारी इनकम जो होती है वो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इनकम हमें निकालनी है, कंजप्शन फंक्शन हमें दे रखा है, हम लिख लेंगे 200, ठीक है, 200, और उसके बाद प्लस में हमें दे रखा है 0.75, और इन्वेस्टमेंट आपको पता है कितना हुआ है, 4000 करोड़ का हुआ है, ठीक है। अब ये था हमारा, ठीक है। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा 1 y है, 1 y में से माइनस करेंगे 0.75 y, ठीक है। और इधर हमारा कितना था, 200, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा हमारा ये 4000 से, ठीक है। तो इसको अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है आपका 0.25 y, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 4200, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इनकम निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी आपकी, तो 4200 को आप डिवाइड कर दें 0.25 से, तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 16800, ठीक है। तो ये जो आपकी निकल गई, क्या निकल गई, जो इनकम है, ठीक है। अब बोल रहा भाई कुल उपभोग निकाल के दिखाओ, कुल उपभोग कितना था, तो देखिए कुल उपभोग कैसे निकलेगा, कुल उपभोग क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपकी जो आपका ये था, ठीक है ना, जो आपकी 200 था, ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो आपको दे रखा था यहाँ पर कंजप्शन, कंजप्शन क्या दे रखा था 200 प्लस, और यहाँ पर था 0.75 y, ठीक है। तो उपभोग निकालना है, तो
तो कुल उपभोग कैसे निकलेगा, कंजप्शन, और ये आपको दे ही रखा था, तो ये आपका 200 हो जाएगा प्लस में 0.75, ठीक है, वाई। तो ये आपका 200 हो गया प्लस में 0.75, और इनकम कितनी आई है आपकी 16,800, ठीक है, ये आपकी 16,800 इनकम है, ठीक है। तो 200 प्लस, अब इनको क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 200 से प्लस कर देंगे, तो आपका टोटल कर लेते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। तो 200 प्लस 0.75 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12,800, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, कंजप्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपको ऐसे कैलकुलेशन करके निकाल लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है प्रत्याशित बचत की प्रत्याशित निवेश से अधिक होने की स्थिति में समायोजन तंत्र की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो अथवा का क्वेश्चन है ये। तो जब प्रत्याशित बचत प्रत्याशित निवेश से अधिक होती है तो इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में उपभोग जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में बाजार वस्तुओं की मांग कम होने के कारण माल सूची का अनचाहा संचय होने लग जाता है, ठीक है। यानी अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप निवेश ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो निवेश ज्यादा करने से क्या होता है भाई, सबको रोजगार मिलता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप बचत करना शुरू कर देंगे तो लोगों के रोजगार भी जाएंगे, और प्लस में जब बचत करेंगे तो जो सामान मार्केट में है वो बिकेगा भी नहीं, ठीक है। तो इस समय एक अर्थव्यवस्था में समस्याएं आती हैं। तो माल सूची को सामान्य स्तर पर लाने के लिए उत्पादन को कम कर देते हैं, जिससे आय और रोजगार में कमी होगी, ठीक है, क्योंकि भाई रोजगार है ही नहीं, ठीक है। और आप देख रहे हैं सामान भी ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, उत्पादन ज्यादा कर दिया गया है, सामान बिक नहीं रहा है, बहुत सारा माल इकट्ठा हो गया है, तो अब उस माल को बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो सबसे पहले भाई उत्पादन को बंद करना पड़ेगा, जिससे लोगों को क्या होगा, रोजगार कम होगा, और साथ ही कीमत कम करनी पड़ती है। तो इससे आप देखेंगे कि मंदी का दौर आ जाता है, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था के अंदर। तो यह प्रक्रिया तब चलती रहती है जब तक बचत और निवेश की बीच पुनः संतुलन ना स्थापित हो जाए, ठीक है। तो ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक आप देखेंगे जो आपकी सेविंग है, ठीक है, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बराबर ना हो जाए, ठीक है। अगर सेविंग ज्यादा है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कम है, तो इससे क्या होगा भाई, मंदी आएगी, समस्याएं आएंगी। तो इसलिए एक ऐसी प्रक्रिया करी जाएगी जिससे आप क्या करेंगे, सेविंग को क्या करेंगे, कम करेंगे। जैसे जैसे सेविंग कम होती जाएगी वो इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाएगी, और इससे क्या होगा, जो बाजार होगा वो संतुलित हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर क्या हो जाए भाई, अगर आप सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा क्या होगा भाई, ज्यादा सामान बनने लग जाएगा। अब जब ज्यादा सामान बनेगा तो उससे मार्केट में सामान ज्यादा आएगा, फिर वही समस्या आ जाएगी। तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इन्वेस्टमेंट को कम करके सेविंग के बराबर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में जो है संतुलन होता है बाजार में। नेक्स्ट है, ये आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, तो पैराग्राफ आप पढ़ लेना, इनके आंसर देख लेते हैं। उपरोक्त गद्य व सामान्य ज्ञान के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला क्वेश्चन है भाई, सरकार द्वारा स्थापित नए मूल्य निगरानी केंद्रों की संख्या बताइए। तो कि केंद्र सरकार द्वारा 140 नए मूल्य निगरानी केंद्र इस टाइम स्थापित किए गए हैं, ठीक है ना, यह पैराग्राफ में आपको देखने को मिल जाएगा। घरेलू आपूर्ति को प्रोत्साहित करने व मूल्यों में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए किन्हीं 2 सक्रिय उपायों का जो है आप उल्लेख कीजिए। तो देखिए, घरेलू आपूर्ति को प्रोत्साहन करने और मूल्यों में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए 2 सक्रिय कदम जो हैं, सबसे पहले बहुत से खाद्य पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। यानी देश के अंदर अगर अच्छा खासा आप देख रहे हैं घाटा चल रहा है, यहाँ पर उतना ज़्यादा खाद्य उत्पादन नहीं हो पा रहा है, और आप सामान बाहर बेच रहे हैं, तो इससे क्या होगा, भारत का जो निर्यात हो रहा है, जो सामान बाहर जा रहा है, उससे देश के अंदर जो खाद्यान्न है उनकी कमी हो जाएगी, और इससे क्या होगा, मूल्य जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले जो बाहर सामान हमारा जा रहा है उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा देगी, ठीक है, ताकि हमारे देश के अंदर सामान बचा रहे, और जिससे प्राइस जो है वो बैलेंस रहे। तिलहन और दलहन पर आयात शुल्क में कमी कर देगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेगी भाई, जो तिलहन और दलहन है, ठीक है, तो उसके आयात पर क्या करेगी, कमी करेगी, जिससे सामान जो है देश के अंदर सस्ता है और सबको मिल पाए, ठीक है। तो ये जो आप देखते हैं सरकार नीतियां बनाती है, जब उनको लगता है भाई कि घरेलू स्तर पर मूल्यों में ज्यादा वृद्धि हो रही है या किसी चीज की कमी हो रही है, तो ये गवर्नमेंट द्वारा कुछ सक्रिय उपाय उठाए करे जाते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किसी एक मौद्रिक उपाय की व्याख्या कीजिए। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय रेपो दर में वृद्धि कर सकती है। जब रेपो दर बढ़ जाती है तो वाणिज्य बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक को ऋण देना महंगा हो जाता है। इसके लिए परिणाम स्वरूप बैंक ऋण दरों को बढ़ाता है। यानी मान लीजिए अगर मार्केट में ज्यादा पैसा है, मार्केट में ज्यादा फ्लो आ रहा है, तो भाई आरबीआई या गवर्नमेंट यही जाएगी ना मार्केट में, और ज्यादा पैसा ना आए तो वो क्या करेगी, वो लोन को महंगा कर देगी। जब लोन महंगा हो जाएगा तो लोग लोन लेंगे नहीं, तो मार्केट में पैसा जाएगा नहीं। तो इस तरह से क्या करती है, मुद्रास्फीति को गवर्नमेंट कंट्रोल करने का प्रयास करती है। ऋण महंगा होने से लोग फर्मों जो होती है वो कम उधार लेते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग जो होती है वो घट जाती है, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग मांग करेंगे ही नहीं, तो इससे मांग घट जाएगी। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो मुद्रास्फीति है, जो मांग बढ़ रही थी और
प्राइस बढ़ रहा था, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होती है, कमी आ जाती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अपनाई जाने वाली किन्हीं दो सावधानी की व्याख्या करें। ठीक है, तो देखिए जब मध्यवर्ती वस्तुओं के व्यय को शामिल नहीं किया जाता है, सबसे पहले जब भी आप आय विधि का राष्ट्रीय आय निकालेंगे और व्यय विधि का उपयोग करेंगे तो उसमें कभी भी आप जो मध्यवर्ती वस्तु हैं उनको आप शामिल नहीं करेंगे। तो मध्यवर्ती वस्तु पर किए गए व्यय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो दोहरी गणना से बचने के लिए हमेशा मध्यवर्ती वस्तु का उपयोग ना करके हम क्या करते हैं, जो अंतिम वस्तु होती है उसको गिनते हैं। ठीक है, पुरानी वस्तुओं के क्रय को शामिल नहीं किया जाता है, तो पुरानी वस्तुओं की खरीद पर किया गया व्यय शामिल नहीं होता, क्योंकि यह वर्तमान वर्ष के उत्पादन का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, तो पुरानी वस्तुओं के क्रय को नहीं शामिल किया जाता, क्योंकि जो उत्पादन हुई वस्तु होती है, ठीक है, और जो उसका वर्तमान प्राइस है उसी को ही हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्च सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अर्थ सदैव अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के प्रति व्यक्ति अधिक उपलब्धता होता है। उपरोक्त कथन के को उस देश के लोगों के कल्याण के सूचक के रूप में समर्थन एवं खंडन कीजिए। ठीक है, यानी सकल घरेलू उत्पाद की आप बात करते हैं तो क्या आप कह सकते हैं भाई कि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है तो अर्थव्यवस्था के अंदर प्रति व्यक्ति आय भी जो होगी अधिक होगी। ठीक है, तो कुछ सीमाएं होती है ना जीडीपी की, वो बतानी इसमें। तो दिए गए कथन का खंडन किया जाता है, यह आवश्यक नहीं है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि देश के सभी लोगों के कल्याण में सामान्य रूप से वृद्धि होती है। भाई एक देश का अगर जीडीपी जो है वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब उस देश के सभी लोगों का जो विकास हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। संभव है कि जीडीपी में हुई वृद्धि कुछ लोग या कुछ वर्गों तक सीमित रह जाए, जिससे अन्य व्यक्तियों की आय में वृद्धि ना हो। ठीक है, तो इस स्थिति में प्रति व्यक्ति वस्तुओं की उपलब्धता और लोगों के कल्याण में वृद्धि नहीं होती है, इसलिए केवल जीडीपी को लोगों के कल्याण का सही सूचक नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो बहुत सारी सीमाएं होती हैं, क्योंकि भाई आय का समान वितरण नहीं होता। ठीक है, और आप देखेंगे कि हमेशा ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाए जाते जो देश की प्रगति के लिए बनाए जा रहे हैं, उनको भी गिन लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो ये नहीं कह सकती कि भाई एक देश का अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो भाई उस देश का जो आर्थिक व्यक्ति जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी बढ़ती हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्टॉक व प्रवाह के चरों में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो स्टॉक चर क्या होते हैं, स्टॉक चर वह होते हैं जिन्हें समय के एक विशेष बिंदु पर नापा जाता है। ठीक है, जैसे हमारी राष्ट्रीय आय हो गई, ठीक है, या पूंजी भंडार हो गए, तो हम इसे क्या करते हैं, एक विशेष बिंदु पर मापते हैं, इसलिए इसे स्टॉक चर कहते हैं। प्रवाह चर क्या होते हैं, प्रवाह चर वे होते हैं जिन्हें समय की एक अवधि के दौरान मापा जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय हो गई, बचत निवेश हो गया। ठीक है, तो समय की विशेष बिंदु का मतलब क्या होता है, जैसे एक टाइम है, ठीक है ना, 1 बज रहे हैं तो वो क्या हो गया, एक समय बिंदु हो गया। ठीक है, और ऐसे अगर हम कहते हैं 1 से लेकर 3 बजे का, ये जो बीच का टाइम हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे स्टॉक चर और प्रवाह चर को जो है वो मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय एनएनपी फैक्टर कॉस्ट का अनुमान लगाने की आय विधि के अनुसार लाभ के घटकों की व्याख्या करें। ठीक है, तो देखिए निगम कर होता है इसके अंदर, निजी क्षेत्र की फर्मों द्वारा अर्जित जो भी लाभ होती है तो सरकार को दिया गया कर, ये क्या कहलाता है आपका निगम कर, इसको ऐड किया जाता है। अवितरित लाभ होता है, तो फर्मों द्वारा अर्जित लाभ वह भाग जो उत्पादन के कारकों या शेयर धारकों में वितरित नहीं किया जाता, कंपनी में ही रखा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अवितरित लाभ। ठीक है, यानी जो भी लाभ हुआ है उसे कंपनी अपने पास ही रख लेती है, वो सबको नहीं देती। ठीक है, लाभांश शुद्ध या बचा हुआ लाभ जो शेयर धारकों के बीच वितरित किया जाता है। ठीक है, तो लाभ क्या होता है, जो कोई भी कंपनी लाभ होती है तो जितने भी शेयर धारक होते हैं सब में बराबर में जो लाभ बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, लाभांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी व आर्थिक विकास के मध्य संबंध स्थापित करें। ठीक है, तो देखिए मानव पूंजी किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के बीच धनात्मक संबंध होता है, क्योंकि मानव पूंजी से तात्पर्य किसी देश की जनसंख्या के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं के भंडार से होता है। यानी जिस देश के नागरिक जो है कुशल होंगे, ठीक है, उनकी समझ अच्छी होगी, उनके पास कौशल ज्यादा होगा, तो वो देश के आर्थिक विकास में भी ज्यादा योगदान देंगे। ठीक है, तो इसलिए मानव पूंजी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी देश के विकास के लिए। मानव पूंजी में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के माध्यम से निवेश किया जाता है, जिससे मानव संसाधनों की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी मनुष्य को भाई शिक्षा दे दी जाए, स्वास्थ्य दे दिया जाए, प्रशिक्षण अच्छा कर दिया जाए, तो वो क्या करेगा, काम बहुत अच्छे से करेगा और उत्पादन क्षमता को भी ज्यादा बढ़ाएगा। तो इससे उत्पादन बढ़ेगा, नई तकनीकों को अपनाने की क्षमता विकसित होगी। ठीक है, तो वो नई तकनीकें सीखेगा और वो तकनीक दूसरों को भी सिखाएगा। ठीक है, तो नवचार को प्रोत्साहन मिलेगा, तो नई नई चीजें वो सोचेगा, नई चीजों को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो नई चीजें आएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। ठीक है, तो नई चीजें सीखी जा रही है, नए कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोग नए आविष्कार कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उस देश का आर्थिक विकास जो है काफी प्रभावित होता है, आर्थिक विकास अच्छा होता है। ठीक है, तो इसलिए मानव पूंजी जो है आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव कीटनाशक हरित क्रांति के मृदा व जल निकायों
को दुष्प्रभावों को सीमित करने में सहायता करते हैं तथा धारणीय विकास को प्रोत्साहित करते हैं। उपरोक्त कथन का वैध स्पष्टीकरण द्वारा औचित्य सिद्ध करें। ठीक है, तो देखिए भारत में अगर आप देखेंगे हरित क्रांति की शुरुआत के बाद रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग होने लगा है, जिससे मिट्टी, जल निकाय और फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जैव कीटनाशक रासायनिक कीटनाशकों के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में कार्य करते हैं। ये पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं और मृदा व जल को प्रदूषित होने से बचाते हैं। ठीक है, अगर आप जैव खेती कर रहे हैं, ठीक है, जैविक खेती कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा भाई, आप मृदा की जो उर्वरता है उसको भी बचाए रखेंगे। ठीक है, इको फ्रेंडली भी होता है। ठीक है, और वो जो अ, पानी हो गया या जमीन हो गई उसको दूषित भी नहीं करते हैं। तो इसलिए ये क्या करते हैं भाई, जो पर्यावरण है उसको फायदा पहुंचाते हैं, ना कि नुकसान। वही जो आप देखते हैं रासायनिक खादें होती हैं वो क्या करती हैं भाई, वो मिट्टी को भी खराब करती हैं, पानी को भी खराब करती हैं। ठीक है, और जो फसलें हम उगाते हैं, जो फसलें खा रहे हैं, वो भी क्या होती हैं, उन पे भी क्या होता है, बेकार प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे जैव कीटनाशक प्राकृतिक शिकारी को बढ़ावा देकर कीटों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रहता है और धारणीय कृषि को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो कीटनाशक होते हैं वो प्राकृतिक तौर पर काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि भाई जो हमारा पर्यावरण होता है, जो पर्यावरण का संतुलन होता है वो अच्छा बना रहता है। लेकिन जब हम कीटनाशक कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारा पारिस्थितिक तंत्र खराब होता है। जो प्राकृतिक शिकारी हैं वो भी इनके कारण क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो इससे आप देखेंगे पर्यावरण असंतुलन बढ़ता है इससे। ठीक है, अवशोषण क्षमता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो अवशोषण क्षमता से तात्पर्य पर्यावरण की उस क्षमता से है जिसके द्वारा प्रदूषण या अपशिष्ट को सोख कर उसे सहन या निष्क्रिय कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है भाई हम जितना भी कूड़ा कचरा फैलाते हैं वो सारा कूड़ा कचरा जो प्रकृति है वो अपने अंदर समा लेती है। ठीक है, लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में कूड़ा हो जाता है तो प्रकृति भी उसको समाहित नहीं कर पाती है, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो अवशोषण क्षमता का मतलब क्या है भाई, प्रकृति द्वारा जितना भी कचरा है उसको अवशोषित करके खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के योजना उद्देश्य के रूप में आत्मनिर्भरता के चयन के पीछे तर्कों का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए भारत में अपनी विकास रणनीति में आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में अपनाया था, ताकि देश के आर्थिक प्रगति स्वदेशी संसाधनों पर आधारित हो सके। तो भारत ने भाई जब अपनी योजना बनाई थी आर्थिक विकास की, तो सबसे पहले यही था कि भाई हम आत्मनिर्भर बने, यानी हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों का इस्तेमाल करके उत्पादन किया जाए और देश के जो सामान है उन्हीं का उपयोग किया जाए। तो इसका प्रमुख कारण था भाई विदेशों पर निर्भरता को कम करना, इसलिए घरेलू संसाधनों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया कि भाई हम किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रह सकें और अपने देश में हर चीज का उत्पादन कर सकें। क्यों? क्योंकि भाई बाहर से कोई भी सामान बनाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत होती थी। ठीक है, आयातित वस्तु, विदेशी प्रौद्योगिकी और विदेशी पूंजी पर अधिक निर्भरता से आर्थिक स्थिरता उत्पन्न हो सकती थी। तो ऐसा मानना था भाई हमारे अर्थशास्त्रियों का, जो हमारे आर्थिक नीति बना रहे थे, कि अगर हम अपने देश के अंदर ही सारी चीजों का उत्पादन करेंगे, नई टेक्नोलॉजी नई प्रौद्योगिकी का विकास करेंगे, तो इससे हम आत्मनिर्भर रहेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था जो होगी वो ज्यादा स्थिर रहेगी। ठीक है, इसके अलावा विदेशी निर्भरता बढ़ने से देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप की संभावना भी बढ़ सकती है। तो ऐसा भी मानना था भाई कि अगर हम विदेशों पर निर्भर रहेंगे तो हमें विदेशी नीतियों को भी पालन करना पड़ेगा, जिससे दूसरे देश का प्रभाव हमारे देश पर बढ़ेगा। तो इसको भी कम करना था। तो इसलिए आत्मनिर्भरता की योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि हम भाई आर्थिक रूप से खुद संपन्न हो जाए, हमें किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या करें कि किस प्रकार वस्तु सेवा कर ने वस्तुओं और सेवाओं करों की बहुलता को सरल बना दिया। ठीक है, पहले बहुत सारे कर होते थे, लेकिन जीएसटी आया तो उसने बहुत सारे करों को खत्म किया और बहुत ज्यादा कर व्यवस्था को सरल बनाया है। तो वस्तु एवं सेवा कर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है। जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण के प्रत्येक चरण में आप देखेंगे मूल्यवर्धन के आधार पर लगाया जाता है। तो भाई जो भी वस्तु और सेवाएं आप यूज करेंगे, ठीक है, तो उसका जो भी मूल्यवर्धन है उस पर आप देखेंगे जो अंतिम वस्तु होती है उन पर टैक्स लगाया जाता है। तो इसने पहले से लागू कई अप्रत्यक्ष कर, तो पहले आप देखेंगे बहुत सारे भारत में टैक्स हुआ करते थे, अलग अलग कैटेगरी थी, जैसे वैट हो गया, उत्पादन शुल्क हो गया, सेवा कर हो गया। ठीक है, या फिर आप देखते थे वस्तुओं और सेवाओं पर अलग अलग टैक्स होते थे कई सारे। तो इन सब चीजों को खत्म कर दिया गया, जिससे कर प्रणाली को एक में सम्माहित कर दिया गया, जिससे इस कर प्रणाली को समझना जो था बहुत ज्यादा आसान हो गया। इसमें करों की बहुलता को कर की समस्या कम हुई, यानी कई बार आप देखते हैं भाई कर के ऊपर कर देना पड़ता था, लोगों को समझ में नहीं आता था। तो ये जो समस्या थी वो बिल्कुल सरल हो गई और सबको समझना आसान हो गया और कर को लेना और देना दोनों क्या है, काफी सरल हो गया। नेक्स्ट है, पाकिस्तान द्वारा अपने आर्थिक विकास पथ के लिए उठाए गए विकासात्मक कदमों का वर्णन करें। तो देखिए पाकिस्तान ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सहअस्तित्व के साथ एक निश्चित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया। तो जैसे भारत आजाद हुआ था, पाकिस्तान भी भारत के साथ आजाद हुआ था, तो जैसे भारत ने अपने आर्थिक विकास की योजना बनाई थी, सेम उसी तरह आप देखेंगे पाकिस्तान ने भी अपनी
जो अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था कि ज्यादातर चीजों को उन्होंने स्वयं अपने हाथ में यानी सार्वजनिक यानी सरकारी नियंत्रण में रखने का प्रयास किया था। आयात प्रतिस्थापन आधारित औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के विनिमय और नीतिगत सुधार किए। तो इन्होंने भी भाई आयात प्रतिस्थापन लगाया था, ये भी आत्मनिर्भर बनना चाहते थे कि देश के अंदर सारा उत्पादन करेंगे, ठीक है, देश की चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे, बाहर से किसी चीज को लेकर नहीं आएंगे। तो आयात प्रतिस्थापन लगाया था कि भाई बाहर की वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि का मशीनीकरण किया गया तथा आर्थिक संरचना में सार्वजनिक निवेश बढ़ाया। तो इन्होंने भाई कृषि में भी औद्योगिकरण लेकर आए थे, आधुनिकरण लेकर आए थे, मशीनीकरण लेकर आए थे, हरित क्रांति लेकर आए थे ये। इसके साथ ही आप देखेंगे पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इन्होंने कहा भाई जो पूंजीगत वस्तुएं थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में की गई, और बाद में आप देखेंगे निजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सुधार भी लागू किए, और बाद में इन्होंने क्या किया, उन सब चीजों का निजीकरण भी किया ताकि आर्थिक सुधार किए जा सके। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नीतियां थी पाकिस्तान को विकास के पथ पे ले जाने की। अन्य कारणों द्वारा उल्लेखित करें कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य हैं। तो औपनिवेशिक शासन में भारत में असंतुलित विकास हुआ था, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सत्य है भाई, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही, पूंजीगत वस्तुएं उद्योग शायद ही मौजूद थे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे नए विकसित औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में भी आप देखेंगे योगदान जो था वो बहुत कम रहा था। ठीक है, क्योंकि भाई कृषि व्यवस्था पे अच्छा ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, ना सिंचाई सुविधा थी, ना अच्छे बीज थे, ना कीटनाशक थे, इससे आप देखेंगे उत्पादन बहुत कम था। तो भारत में आप देखेंगे जो कृषि सबसे ज्यादा करने वाले लोग थे वो ही सबसे पिछड़े हुए थे, जीडीपी में सबसे ज्यादा कम योगदान जो था आप देखेंगे, केवल 50% आप देखेंगे जो हमारे यहाँ जीडीपी में कृषि उस टाइम जो है प्रोडक्शन कर पा रही थी। 1950 से 1990 के मध्य भारत में लागू की गई आर्थिक नीतियों के उद्देश्य और क्षेत्रीय समानता को प्रोत्साहित करना था। तो भाई 1950 से 90 में जो आर्थिक नीतियां अपनाई उसका मेन उद्देश्य ये था ना भाई कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा अच्छा बना पाए। तो सत्य है भाई कि क्षेत्रीय समानता को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे औद्योगिक संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी इकाइयों को कर लाभ और कम टैरिफ पर बिजली जैसी सुविधाएं भी दी गई। ठीक है, तो आर्थिक नीति अपनाई गई थी कि भाई जो छोटे क्षेत्र हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उद्योग लगा के उनको और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था भाई, ऐसे क्षेत्रों में आप देखेंगे सब्सिडी दी, ठीक है ना, टैक्स बहुत जगह फ्री किए, ठीक है, लाइसेंस को और ज़्यादा सरल बनाया ताकि ये क्षेत्र विकास कर सके। तो ये कुछ नीतियां थी गवर्नमेंट की जिससे हम उन क्षेत्रों में भी आर्थिक विकास कर सके जो काफी पिछड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 के उपरांत की अवधि में भारत गृहप्रणायन यानी आउटसोर्सिंग के लिए एक अनुकूल स्थान बन गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए सत्य है कि अपेक्षाकृत सस्ती लागत व कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता के कारण बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए अपनी सेवाओं को भारत में आउटसोर्स करने हेतु एक प्रमुख जो ब्राह्य प्रमाण केंद्र बन गया है। ठीक है, यानी बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं, ठीक है ना, जो बाहर की कंपनियां हैं वो इंडिया में क्या करती हैं भाई, काम करवाती हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, ब्राह्य प्रमाण या आउटसोर्सिंग कहा जाता है। यानी विदेशी कंपनियां भारत देश में लोगों को काम देती हैं और वो लोग किसका काम करते हैं, विदेशी कंपनियों का। तो इसे क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग। तो आजकल आप देखेंगे भारत में ये आउटसोर्स बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है, जिसे हम बीपीओ कहते हैं। ठीक है ना, बीपीओ और केपीओ ये जो चीजें हैं भारत में बहुत ज्यादा विदेशी लोग जो है करवा रहे हैं भारतीयों से। नेक्स्ट है अंतर स्पष्ट करें प्रशुल्क व अप्रशुल्क अवरोधक, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार। तो देखिए प्रशुल्क अवरोधक क्या होता है, प्रशुल्क अवरोधक वे प्रतिबंध हैं जिनमें सरकार आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगा देती है जिससे विदेशी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और आयात कम हो जाता है। ठीक है, तो टैरिफ लगा दिया जाता है कि भाई बाहर से कोई भी सामान आ रहा है उस पर इतना टैरिफ लगा दिया जाता है कि वो देश के अंदर महंगा हो जाए, देश के लोग उसे खरीदे ना। तो इससे क्या फायदा होगा भाई, जो देश के अंदर सामान बन रहा है लोग उसको ज्यादा महत्व देंगे, उसको ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए यानी जो देश की जो देश का जो सामान था उसको नुकसान ना पहुंचे इसलिए आप देखेंगे प्रशुल्क अवरोधक लगाए जाते थे। अप्रशुल्क अवरोधक क्या होते हैं, तो अप्रशुल्क अवरोधक वे प्रतिबंध है जो करों के अलावा अन्य उपायों के माध्यम से आयात नियंत्रित करते हैं, जैसे आयात की मात्रा पर सीमा, गुणवत्ता मानक, लाइसेंस। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नॉन टैरिफेरी, यानी बाहर से कोई भी सामान आ रहा है तो ये तय कर दिया जाता है भाई इतनी सीमा यानी इतनी मात्रा में ही आएगा, इतनी क्वांटिटी में भारत में आ पाएगा। और गुणवत्ता मानक लगा देते हैं भाई ये जो गुणवत्ता अगर है सामान तभी आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। लाइसेंस भाई अगर आप लाइसेंस लेंगे तभी हमारे देश के अंदर ये सामान बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए प्रशुल्क और अवरोधक और अप्रशुल्क अवरोधक। ठीक है, नेक्स्ट है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार क्या होता है, तो द्विपक्षीय व्यापार का मतलब है जब दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे हम द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। और जब एक देश दो या दो से अधिक देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो उसे हम बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। उपरोक्त कथन के आलोक में इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो देखिए लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए थे। आप देखेंगे उत्पादों को आरक्षण दिया, यानी कई वस्तुओं के उत्पादन को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया गया कि भाई ये सामान जो है केवल लघु उद्योग बनाएंगे, ठीक है ना, बड़े उद्योग इनको नहीं बनाएंगे। तो उन उत्पादों को आरक्षित कर दिया गया ताकि भाई लघु उद्योगों को बचाया जा सके। वित्तीय सहायता दी गई थी इन्हें, लघु उद्योगों को कम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराए गए, ठीक है, ताकि वो उत्पादन कर सके। कर में रियायत दी गई, उन्हें कम उत्पादन शुल्क जैसे रियायतें दी गई, ठीक है, ताकि वो भी उत्पादन को बढ़ा सके, ठीक है, ज्यादा उन पे बोझ ना पड़े, वित्तीय बोझ। ठीक है, तो ये तीन नीतियां देखिए आप अपनाई गई थी ताकि लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जा सके और प्रतिस्पर्धा में साथ लेकर चला जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये पूरा एक पैराग्राफ दिया होता है, इसको आपको पढ़ना है फिर, ठीक है, फिर उसके बाद इसके आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए हम आंसर देख लेते हैं। तो पहला है, उल्लेख करें कि किस प्रकार कृषि स्टार्टअप कृषि क्षेत्र में आने वाली गंभीर चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो कृषि स्टार्टअप किस तरह से जो कृषि में आने वाली गंभीर चुनौतियां हैं उनके समाधान करते हैं। तो देखिए कृषि स्टार्टअप तकनीकी नवचार को बढ़ावा देते हैं। तो अगर आप कृषि स्टार्टअप कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, नई तकनीक जो होती हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है। जैसे उन्नत खेती तकनीक, कि भाई खेती किस तरह से अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल करके ज्यादा की जा सकती है। आईआईटी आधारित निगरानी प्रणाली और डेटा आधारित निर्णय उपकरण, तो आईआईटी आधारित निगरानी की जाती है भाई कि किन किन चीजों की जरूरत है, कितनी मात्रा में जरूरत है, कैसे बीजों की जरूरत है, कितने पानी की जरूरत है। तो इन सब चीजों का एक डेटा तय किया जाता है, निगरानी करी जाती है। ठीक है, और उसके बाद निरीक्षण के द्वारा बाद में बताया जाता है कि भाई कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी बीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से उपकरण इंपॉर्टेंट है, कैसी सिंचाई करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये कृषि को और ज्यादा प्रोत्साहित करती हैं। ये आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सुव्यवस्थित बनाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि भाई जो आप खेती कर रहे हैं, ठीक है ना, एक के बाद दूसरी फसल उगा रहे हैं, तो उसमें जो होती है आपको बहुत ज्यादा आसानी होती है ताकि आप सही समय पर सही खेती कर पाते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा पाते हैं। किसान और बाजार के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करते हैं। तो इससे क्या होगा भाई, किसान और बाजार यानी जो सामान बना है और जो सामान बिकेगा, इन दोनों के बीच की जो है जो संपर्क स्थापित करते हैं ताकि भाई किसान को भी सही दाम मिल जाए और बाजार में भी जो सारा सामान आ रहा है वो सही दाम पे जो है बिक जाए और अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ बिक जाए। इससे किसानों की उचित मूल्य निर्धारण और अधिक आय प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो भाई इससे क्या होगा, किसानों को ज्यादा फायदा होता है क्योंकि जितना उन्होंने उत्पादन किया होता है वो उत्पादन भी अच्छा होता है और साथ में अच्छे मूल्य पे वो मिल भी जाता है। ठीक है, तो इससे किसानों को भी फायदा होता है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि स्टार्टअपों और उद्यमियों को समर्थन देने में सरकार की भूमिका पर टिप्पणी करें। ठीक है, तो सरकार कृषि स्टार्टअप और उद्यमियों को नीतिगत समर्थन प्रदान करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, किसानों को भी प्रोत्साहित करती है और जो उद्यमी है उनको भी प्रोत्साहित करती है कि भाई वो किसानों के लिए स्टार्टअप लगाएं, काम करें। ठीक है, तो RKVY रफ्तार योजना के माध्यम से आप देखेंगे स्टार्टअप को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन दिया जाता है। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ने जो भी नए स्टार्टअप खोले जाते हैं उसमें वो वित्तीय सहायता देती है। एग्रीश्योर जैसी योजनाओं के द्वारा नवचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने काफी प्रोत्साहन किया है। इन पहलों से कृषि क्षेत्र में नवचार, ठीक है, इससे क्या होता है भाई, जो कृषि क्षेत्र है उसमें नई तकनीकें, लोग निवेश कर रहे हैं और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। तो ये सबसे क्या हो रहा है, काफी फायदा हो रहा है। ठीक है ना, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। धन्यवाद।